तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें कि बेसिकली ये है क्या। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर इसका समझ आ जाना है। बेसिकली ये जो एक्ट आया था ये 1898 में जो है वो आया था, ठीक है। और फिफ्थ एक्ट था 1898 का। जब आपको पता है कि उस वक्त जो है वो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन रूल था, तो तब ये जो है एक्ट जो है तब से ही चल रहा है और हम भी अभी तक जो है इसी को ही यूज कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक यही जो एक्ट है वो चल रहा है। अब बेसिकली जो एक्ट है ये डील किस चीज से करता है, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें जो है वो देख रहे होते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आप यहाँ पे दो तीन चीजें नजर आ रही होंगी। एक तो है क्रिमिनल, दूसरा है प्रोसीजर और उसके साथ है कोड। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको इस वर्ड से ही सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेट्स सपोज कि कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ऑफेंस हो गया। अब उसके बाद फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी उस ऑफेंस पे जाहिर है एफआईआर कटेगी, या तो फिर मामला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, या तो वो पर्सन जो है गिरफ्तार हो गया एफआईआर के बाद, ठीक है, उसके बाद उसको कोर्ट में लेके जाया जाएगा। ठीक है, कोर्ट में क्या होगा, उसका ट्रायल होगा। अब ट्रायल में आप लोगों को पता है कि तो सारी प्रोसीडिंग होती है। और उसके बाद उसके खिलाफ या तो उस बंदे को बाइज्जत बरी किया जाएगा या फिर उसको कन्विक्ट किया जाएगा कि भाई आप पे ये जुर्म साबित हो गया। अब आपको जो है ना वो इतने टाइम की या तो सजा है या तो उम्र कैद है या ऑल दैट, जो भी पनिशमेंट है उसको वो सुना दी जाएगी। अब ये जो हमारा कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें ये सारा प्रोसीजर बताया गया है कि एक ऑफेंस होने से लेकर उस पे जब तक एक सजा होती है उसमें जो भी प्रोसीजर आता है वो सब डिस्कस हुआ हुआ है सीआरपीसी के अंदर। इसके साथ ही एक और भी हमारा कोड है, पाकिस्तान पिनल कोड 1860s वाला। उसमें क्या है, उसमें भी आपकी जो है ना सारे क्राइम्स के बारे में बताया गया है। लेकिन उसमें जो है आपको एक, अच्छा, अब जो है ना मैं वेटिंग एरिया में नहीं जाने लगी बिकॉज आधा घंटा हो गया, जिसने ज्वाइन करना था उसने अब ज्वाइन कर लिया है। तो मैं बार बार क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो बाकी कोई भी अगर मैसेज करे या कुछ भी करे तो वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग ही देखे। अच्छा, तो सीआरपीसी जो है इसकी जो हुई थी, आप कह लें कि जब नाफिज हुआ था तो 1 जुलाई 1898 को जो है ये एक्ट जो है वो पास होता है और इसके बाकायदा जो है वो एक नफाज जो है वो शुरू हो जाता है। अब इसमें वही है कि इसमें आपका जितना भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसमें हमारी पुलिस आती है, हमारी जो कोर्ट्स वगैरह है वो आती है, हमारे प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, कि उसमें वो सारी प्रोसीडिंग्स बताई जाती हैं कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इस तरह से वर्क करता है। उसमें हमारे वकील आते हैं, हमारी अदालतें आती हैं, हमारी पुलिस आती है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम हमें कैसे पता है, एक जनरल पब्लिक है उसको क्या पता है कि ऑफेंस क्या चीज है। लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसको ये नहीं पता कि मैं अगर किसी पर्सन पर्सन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूंगा तो ये एक ऑफेंस है कि नहीं है, उसको नहीं पता। उसके लिए एक नॉर्मल चीज है वो किसी को भी हर्ट करके चला जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत उसका नुकसान करके चला जाए, किसी पब्लिक प्लेस पे जाके किसी को हार्म पहुंचा दे, थोड़ा सा उसकी नजर में वो होगा कि ये तो भाई मैंने बहुत थोड़ी सी कोई चीज की है, उसे नहीं पता कि ये ऑफेंस है। ठीक है, तो ये जितने भी ऑफेंसेस हैं ये इस जो कोड है इसमें मेंशन किए गए हैं कि ये चीजें जो है ये ऑफेंसेस में कंसीडर होंगी और इसकी ये जो है ये एक सजा होगी। और जिसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी वो भी सारा प्रोसीजर बताया गया है। अब इसमें सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि ऑफेंस होता क्या है। आप लोगों ने दो टर्म सुनी होंगी, ऑफेंस और क्राइम। किसी को डिफरेंस पता है? क्राइम और ऑफेंस, अगर किसी को डिफरेंस पता हो तो वो अपना माइक ऑफ करके बताए। मैम, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग क्राइम वो होता है जो कि आपके ऊपर कंफर्म हो जाता है कि आपने जुर्म किया है, और ऑफेंस वो होता है जो आप अभी तक जो है ना कंफर्म नहीं होता कि हम्म। आपने कोई गलत काम या वायोलेशंस ऑफ लॉ की है। मुझे तो आपके बेसिकली। कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब ये है कि क्राइम वो है जो प्रूव हो जाए कि ये बंदा जो है ना इसने ऑफेंस किया है। और जी जी। ऑफेंस वो है कि अभी आपका ट्रायल चल रहा है और आपके अभी प्रूफ नहीं हुआ कि आप आया कि आप गिल्टी हो कि गिल्टी नहीं हो, क्योंकि वो तो हाँ फैसला आने जी। के बाद पता चला। आपके कहने का जी ये मतलब है। ठीक है, हो जी। सकता है ये कुछ हद तक ठीक हो, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट इसका डिफरेंस है तो दोनों ही वायलेशन ऑफ लॉ, कि आपने क्रिमिनल लॉ को जो है वायलेट किया है, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है। अब ये जो क्राइम है ना इसकी नेचर जो है ना ये थोड़ी सी सीरियस नेचर होती है। लाइक आपने किसी का मर्डर कर दिया, इट्स क्राइम। और इसकी सजा आपको स्टेट खुद देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो ये वाले केसेस होते हैं ना जिसमें किसी का मर्डर किया जाता है तो वहां पे अगर कोई मुद्दई भी नहीं होता ना, तो वो जो केस है वो जो हुकूमत है वो खुद लड़ रही होती है। ठीक है, क्योंकि ये आते हैं स्टेट की जुरिस्डिक्शन में कि ऐसी वायलेशन ऑफ लॉ जो जिन पे जो होनी ही होनी है सजा। और स्टेट जिम्मेदार है कि स्टेट ने आपको, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा। अब मैं चीजों को रिलेट करने लगी हूँ तो आपने अपने माइंड को खुला रखना है।
आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वाला पढ़ा होगा, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो आई थिंक सो जो सेक्शन नंबर 9 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके बिल्कुल स्टार्ट में फंडामेंटल राइट्स में, वहां पे आपको सिक्योरिटी टू लाइफ है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ आपसे नहीं छीन सकता। ऐसे ही है। यस मैम, अब ऐसे ही है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। स्टेट आपको ये राइट दे रही है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है ना, ये तो आपको स्टेट प्रोवाइड कर रही है ना। अब कोई भी पर्सन अगर आपको आके मर्डर आपका कर देता है, लेट्स सपोज, तो इट मींस उसने स्टेट के लॉ को वायलेट किया है। ये राइट तो आपको स्टेट ने दिया था। तो अल्टीमेटली उसने वायलेशन किस चीज की स्टेट की ना। तो स्टेट पे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका क्या करेगी, खुद ही मुद्दई बन जाएगी और वो केस लड़ेगी, बेशक उसका पीछे कोई मुद्दई है या नहीं है। इन केस की वो बाद में आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं, कभी कोई जाके माफ कर देता है या फिर किसी की जो है वो सुलह हो जाती है, वो एक अदर केस है। ठीक है, लेकिन मैं सपोज कर रही हूँ कि लेट्स सपोज कोई मुद्दई नहीं है, तो स्टेट उसको खुद देखेगी। तो ये जो ऑफेंसेस है, ये भी ऑफेंस है, लेकिन ये काफी सीरियस नेचर का ऑफेंस है, जिसपे आपको माफी नहीं है, जिसपे आपको बेल नहीं मिल सकती। आप लोगों ने अक्सर वर्ड सुना होगा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। उसमें यही होता है कॉग्निजेबल में कि आपने मर्डर कर दिया, आपने कोई हाई नेचर का ऑफेंस कर दिया है, तो उसपे आपको बेल नहीं मिल सकती। ठीक है, उस पे आप वारंट के बगैर आप अरेस्ट होंगे और फौरन होंगे। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ये होते हैं छोटे मोटे ऑफेंस, जैसे किसी के घर में किसी ने डकैती मार दी, कोई चोरी कर ली, ठीक है, या फिर कोई ऐसी छोटे मोटे किस्म के कोई जो है वो जुर्म कर लिए, तो वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। और वही आते हैं ऑफेंसेस की कैटेगरी में। ठीक है, कि एक बिल्कुल ही कोई नॉन सीरियस नेचर का कोई जुर्म हो, कोई थोड़ी बहुत वायलेशंस कर दी हो, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया हो, या भी वैसे किसी को मार दिया, उसको चोट वगैरह लग गई हो, तो इस तरह के जो ऑफेंस आते हैं ना, बिल्कुल लाइट नेचर के, उनको वैसे भी लोअर जो कोर्ट्स होती है ना वो डील कर रही होती हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं ये नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, और इसमें आप हमारी पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती, मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी पड़ती है, वो हम आगे सारा प्रोसीजर देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट पावर नहीं है कि आप उस ऑफेंडर को जाके अरेस्ट कर लो, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और ये छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, और इसमें वैसे भी बेल भी मिल जाती है, और इसमें आप अभी हम ये जो बॉन्ड्स वाला पढ़ेंगे, सिक्योरिटी और बॉन्ड्स वगैरह जो मजिस्ट्रेट लेता है उस ऑफेंडर से, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो है ना, आप थोड़ी सी एक और चीज जो है वो देख लें बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है तकरीबन 5 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, 13, 14 और 22 CRPC के। अब आप लोगों को यहाँ पे ये बात भी सोचनी चाहिए कि सिर्फ यही चैप्टर क्यों इंक्लूड किए गए हैं पैरा में। मतलब उनकी डिमांड ही ऐसी है ना, क्योंकि आपने फील्ड में जाके काम करना है, आपने लोगों को अरेस्ट भी करना है, आपने उनकी आगे जो है वो इंक्वायरी भी लगवानी है, आपने आगे उनको पेश भी करना है, अभी मजिस्ट्रेट के सामने आगे उनकी प्रोसीडिंग होनी है, वो सारा कुछ कोर्ट में मामला चलना है, ट्रायल होना है, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि किसकी पावर्स कौन सी है, आपने करना क्या है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इन चैप्टर्स को ऐड किया गया है। तो आप लोगों ने ये भी बात माइंड में रखनी है कि आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 8 की तरफ। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था CRPC का, कि आप लोगों को एक जनरल सा आइडिया हो जाए। अब हम लोग इसके चैप्टर नंबर 8 को सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। अब एक होता है कि ऑफेंस हो सकता है, और दूसरा होता है कि ऑफेंस हो गया है। एक सिचुएशन ये है कि चोरी हो सकती है, या ये बंदा जो है ना कोई प्लानिंग कर रहा है, ये कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, किसी को मार सकता है, या किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी ये है कि वो ऐसा कर चुका है। अगर तो वो ऐसा कर चुका है, अगर तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर क्या होगा कि वो भाई जाहिर है उसको पुलिस जो है वो अरेस्ट करेगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको पेश करेगी और आगे सारी प्रोसीडिंग होगी। लेकिन अगर वो ऑफेंस अभी किया नहीं है, लेकिन वो होने का खदशा जरूर है, ठीक है, कि ये ऑफेंस ये पर्सन कर सकता है, तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि जो एरिया का मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, वो उससे कोई ना कोई उस पर्सन को बुलवा के उससे कोई श्योरिटी लेता है कि भाई मुझे तुम्हारे बारे में ये इत्तला मिली है कि तुम कोई ऑफेंस जो है ना वो कमिट कर सकते हो, तो तुम हमें ना श्योरिटी दो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हें जो है ना हम जो है वो कर लेंगे, डिटेन कर लेंगे, या तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, या तुम्हें कैद भी हो सकती है। अब यहाँ पे सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट। इसको आपने बिल्कुल एक कहानी की तरह सुनना है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अब सिचुएशंस हैं डिफरेंट। अब ये हो सकता है कि वो जी पर्सन जो है वो मजिस्ट्रेट उसको कहे कि हाँ भाई तुम यहाँ पे ना किसी या तो पर्सन की सिक्योरिटी दो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बैंक के जब लोन वगैरह लिए जाते हैं, तो वहां पे साथ किसी जो एक होता है जामीन जो होता है, उसकी ID कार्ड वो मांग रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई कल को अगर इस पर्सन ने लोन ना दिया ना तो हम इस पर्सन को जाके पकड़ेंगे। ये तो सबको ही पता है ना। तो सेम केस होता है कि जब एक मजिस्ट्रेट कहता है यहाँ पे, क्योंकि हमने बॉन्ड्स को पढ़ने है आगे सारा, तो मजिस्ट्रेट जो है उस पर्सन को कहता है जिससे उसको खतरा हो कि हाँ भाई यहाँ पे कोई ऑफेंस जो है वो कमिट हो सकता है, तो वो उसको कहेगा या तो तुम किसी पर्सन की मुझे श्योरिटी दो, या तो फिर तुम फला अमाउंट के जो है ना मचल के कहते हैं बॉन्ड्स को, उर्दू में आपने अक्सर न्यूज में भी सुना होगा,
तो इतनी अमाउंट के जी आप ये जमा करवाओ, अदरवाइज जो है फिर आपको या तो डिटेन किया जाएगा या फिर आपकी इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर्स हम इस चैप्टर में जो है वो देख रहे होंगे कि कौन कौन से केसेस में जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है कि उसने जो है वो ऑफेंडर से बॉन्ड्स जो है वो साइन करवाने हैं, और कौन सी सिचुएशन हैं और इसका प्रोसीजर क्या होगा और ये वर्क किस तरह करेगा, वो सारा प्रोसीजर हमने देखना है इस चैप्टर के अंदर। और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 106 से 126 तक, जिनको हमने देखना है। राउंड अबाउट 20 जो हैं आर्टिकल्स उनको हम देखेंगे, और हर आर्टिकल में एक डिफरेंट बात होगी, लेकिन वो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होंगी, और आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट की सूरत में इसको लिखते जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बार बार एक चीज सुनी होगी, मैंने बार बार बोला है मजिस्ट्रेट। किसी को पता है मजिस्ट्रेट क्या होता है? Anyone? मैं जिसके पास पावर होती है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ओके, फाइन। एनीवन एल्स? ये सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को भी मजिस्ट्रेट कहते हैं। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स क्या होती है, वहां पे कौन जज होता है? आइडिया नहीं। ओके, इट्स ओके। तो इट मीन्स आप थोड़ा सा जो है ना कोर्ट्स की हायरार्की को समझ लें, ताकि आप लोगों को मजिस्ट्रेट का क्लियर हो जाए, क्योंकि सारी आगे बातें ना उसी के बारे में होनी है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको आगे कुछ पता लगना। आपको पता है सबसे ऊपर जो कोर्ट होती है पाकिस्तान में कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है, सबको ही पता है। उसके बाद आपके पास कौन सी कोर्ट होती है? हाई कोर्ट्स होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आपकी अपर लेवल पे है, पूरे कंट्री लेवल पे है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है। उसके बाद आपके पास आ जाती है हाई कोर्ट्स। अब ये जो हाई कोर्ट्स हैं आपके चारों सूबों में होंगी, हर सूबे की अपनी एक हाई कोर्ट है। आप सुनते हैं लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, या सॉरी पिशावर तो नहीं, वो एक उसका बेंच है। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, केपी के हाई कोर्ट। ठीक है, 4 प्रोविंसेस की अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, जहाँ जो जिनकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ उस सूबे तक लिमिटेड है। उसके अलावा एक फेडरल की भी कोर्ट है, हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद में है। ठीक है, वो इस्लामाबाद के इश्यूज जो है वो हैंडल करती है, उसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ इस्लामाबाद तक है। उसके बाद इनके नीचे जो कोर्ट्स आती है ना, आप लोगों ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ा होगा कि आपकी एक मेन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, अभी पूरे मुल्क पे है उनका। उसके बाद आप सूबों के लेवल पे आ जाते हो, और सूबों में भी फर्दर जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सूबे में आपका गवर्नर होता है, उसके नीचे फिर आप चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं, तहसील लेवल पे चले जाएं, तो वहां पे आपकी लोकल गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही होती है। यानी लोकल लेवल पे लोग वहां से इलेक्ट होकर वहां पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सर अंजाम दे रहे होते हैं। सेम ही केस है कोर्ट्स में। ठीक है, अब इससे लोअर यानी आप सूबे में चले गए, अब सूबे से नीचे जो आ जाएंगी वहां पे आपकी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे एक सूबे के अंदर, या डिवीजन्स होंगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब पंजाब को, तो आपने जरूर देखा होगा कि डिवीजन्स क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, सब डिवीजन क्या होती है, तो आप लोगों को आइडिया होगा। अब इसके नीचे जो कोर्ट्स आती हैं वो आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सम सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जब आपको रिक्वायरमेंट हो या सिचुएशन कुछ इस तरह की हो, तो काफी बेंचेस बना दिए जाते हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर। वो पार्ट उसी हाई कोर्ट का ही होता है, लेकिन उनका एक बेंच जो है वो फिर जो है वो स्पेसिफिक सिटी में या एक डिवीजन में आके वर्क कर रहा होता है एज अ कोर्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं कोर्ट्स। इनको जो डील कर रहा होता है ना, वो होता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होता है, यानी जिले के लेवल पे। इसके नीचे जो कोर्ट्स आती है ना, वो आती है आपकी सिविल कोर्ट्स। और इनके साथ ही होती हैं सेशन कोर्ट्स। ये जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि सेशन कोर्ट का जज होता है मजिस्ट्रेट, तो सेशन कोर्ट का जज नहीं होता। सेशन कोर्ट का जो जज होता है वो होता है सेशन जज, और इसके साथ एडिशनल सेशन जज भी होता है। अब ये जो सेशन कोर्ट है और सिविल कोर्ट्स हैं, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन ये हो सकते हैं आपके इंटरव्यू में। अब ये जो सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं, किसी को पता है? सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में डिफरेंस किसी को पता है? इनमें से मैम शायद कोई एक क्राइम से रिलेट करते हैं, हम डिसीजन वगैरह लेते हैं, आई थिंक। गुड। यू आर राइट। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनकी उनकी जो है वो सारी प्रोसीडिंग होती है, जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं। ये जो सिविल कोर्ट्स होती है ना, जैसे हम सिविलियंस हैं, हम कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। तो हमारे जो मसाइल हैं, लेट्स सपोज किसी का डाइवोर्स का मसला है, किसी का फैमिली का इशू है, कोई इस तरह के जो इश्यूज हैं जो सिविलियन से रिलेट करते हैं, जो जिनका ताल्लुक नहीं है क्राइम से। क्योंकि ऊपर हम क्राइम और ऑफेंस की डेफिनेशंस बताने का भी आप लोगों को यही मकसद था कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो कि सिविल कोर्ट्स में क्राइम से रिलेटेड कोई केस नहीं सुना जाएगा।
इसमें आपकी, जैसे मैंने एग्जांपल दी, फैमिली इश्यूज हैं, डाइवोर्स का इशू है, वो अक्सर अदालतों में गए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो सारी जो डीलिंग्स होती हैं वो सिविल कोर्ट करती है, और इसका जो जज होता है वो सिविल जज होता है, ठीक है। उसके बाद इससे जो नीचे कोर्ट्स आती हैं वो आती हैं आपके पास मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, जिसको हमने अभी डिस्कस करना है, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती है ना, ये एक स्पेसिफिक एरिया में होती हैं। जैसे आप समझिए डिस्ट्रिक्ट से नीचे आप आते जाएं, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट के नीचे सिविल कोर्ट्स बन गई हैं, फिर उसके नीचे भी जो, मतलब इनकी जुरिस्डिक्शन बहुत लिमिटेड सी होगी, एक मखसूस इलाका, एक मखसूस तहसील हो सकती है, या हो सकता है कि उससे भी कम का एरिया इनकी जुरिस्डिक्शन में आता हो, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं। अब यहाँ पे जो जज होते हैं ना, जज, उनको कहते हैं मजिस्ट्रेट्स, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में होते हैं। अब इनके ना 3 लेवल्स होते हैं। हम जितनी भी यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे, हम फर्स्ट मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट लेवल का है उसको हम डिस्कस करेंगे, सारी पावर्स उसके पास हैं। जो सेकंड और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, ठीक है। और यही पावर्स, अगर आप लोगों ने पीरा एक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हेयरिंग ऑफिसर है उसकी पावर्स में आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि वो श्योरिटी या बॉन्ड्स ले सकता है ऑफेंडर से, ऐसे ही, जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट के पास है, होती है ना, इस कोर्ट में 3 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, 3 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस सिर्फ ये है कि इनकी पावर्स का। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ये आप लोग लिख लें काइंडली, इसके पास ये पावर होती है कि ये जो है ना 3 साल की सजा सुना सकता है और 45,000 का जुर्माना लगा सकता है। 3 साल की सजा और 45,000 का जुर्माना, इसके पास ये पावर है कि ये इससे ज्यादा जुर्माना नहीं लगा सकता, इससे ज्यादा ये सजा नहीं दे सकता। अगर ऐसा कोई सीन है जिसमें ऑफेंस इससे बड़ी नेचर का है कि आपको ज्यादा सजा देनी है और आपको ज्यादा जो है वो फाइन लगाना है, तो ये मामला कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट्स में जाएगा, सॉरी सेशन कोर्ट्स में जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के ऊपर कौन सी कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं। तो अगर इसकी जुरिस्डिक्शन में वो नहीं चीज आ रही, इसकी पावर्स नहीं है उस ऑफेंस को डील करने की, तो ये मामला आगे रेफर कर देते हैं सेशन कोर्ट्स के अंदर, और वहां पे फिर वो जजेस जो है उन मामला को डील करते हैं। और आप लोगों ने एक बात ये भी माइंड में रखनी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, ये सिर्फ अपील सुनती है, इसमें कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होती, जैसे हम बाकी कोर्ट्स में देखेंगे कि वो ट्रायल करवाते हैं और सारा कुछ करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट में, जो हाई कोर्ट है, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। उसमें ये होता है कि लोअर कोर्ट्स ने आपको कोई सजा दे दी है और आपको ये लगा है कि भाई ये जो सजा मुझे मिली है ना, ये बहुत ही कोई नाहक किस्म की सजा है, तो आप वहां पे जाके अपील करते हो। तो उन कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो जो है ना आपकी अपील पे जो है वो सारी चीजें दोबारा से जो है ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं। फिर अगर उनको लगता है कि हाँ भाई इस पर्सन को वाकई में गलत जो है ये सजा हुई है, तो वो उसको ओवरटर्न कर सकता है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। और अगर उसको लगता है कि भाई जो है ये ग्राउंड्स हैं, ये जो रियलिटीज हैं या जो भी सबूत वगैरह हैं वो इस पर्सन के खिलाफ हैं जिसने अपील की है, तो वो फिर जो है ना उसी जो उसको सजा मजिस्ट्रेट ने दे रखी है वो उस पर एप्लीकेबल होगी। और ये भी हो सकता है कि वो उसकी सजा या फाइन को बढ़ा दें, उनके पास ये भी पावर होती है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में फर्स्ट लेवल का था कि 45,000 का जुर्माना लगा सकते हैं, 3 साल की सजा दे सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, उसके पास पावर होती है कि वो जो है ना 1 साल की सजा दे सकता है और 15,000 का जुर्माना लगा सकता है। उसके पास सिर्फ इतनी पावर है, इससे ज्यादा वो ना तो फाइन लगा सकता है, इससे ज्यादा ना ही वो सजा दे सकता है। उसके बाद सबसे जो लोअर लेवल पे आता है वो आता है आपके पास थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसके पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो 1 महीने की सजा दे सकता है और उसके अलावा 5,000 तक का, सॉरी 3,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड सी पावर्स हैं जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट होता है। हम ये जो चीज पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, इसमें जितनी भी पावर्स हैं वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास हैं। देयर विल मैम बी नो डिस्कशन अबाउट द सेकंड क्लास। मैम थर्ड क्लास वाला कितना? जी जी बोले। 3,000? जी 3,000 होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से भी ऑफेंस होते हैं, बहुत छोटे से ऑफेंस जिनकी बहुत छोटी सी सजा होती है, बहुत माइनर किस्म के, तो उनको ये डील करता है। क्लियर है? यस मैम क्लियर है मैम। ये जो आपने जी जी। बताया है हम इसमें बस जुर्माना होगा, कैद वगैरह नहीं होगी? ये सजा क्या होती है? मैम ये मैं ये सजा जो होती है उसमें कैद ही होती है ना बच्चे। जब किसी को कोई सजा सुनाई जाती है, ठीक है, तो वो या तो यही होगा कि वो या तो सिक्योरिटी बॉन्ड्स, वो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, या तो वो देगा, अदरवाइज फिर उसको डिटेन किया जाएगा, इंप्रिजनमेंट होगी, तो वो कैद ही तो है। फाइन होगा तो फिर वो फाइन पे करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये कौन था बच्चा? क्लियर हो गया आपको? ओके। ओके। अच्छा और कौन पूछ रहा था कुछ? जी जी पूछें। मैम मैं पूछ रही
मैं आपने कहा है ना ये जो हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट ये जस्ट सुनते हैं, मतलब प्रोसीजर नहीं होता। मैम ये जो इमरान खान को इन्होंने पकड़ा हुआ है, मैम ये किस कोर्ट में इनका चल रहा है? इनका केस किस कोर्ट आपने में चल अक्सर रहा है? आपने अक्सर सुना होगा, आपने अक्सर सुना होगा फलां जो पेशावर सेशन कोर्ट, पेशावर फलां कोर्ट में, या सिंध की फलां कोर्ट में, लाहौर की फलां कोर्ट में जो है ना ये उसका फैसला महफूज कर लिया गया। और उसमें आपने ये भी न्यूज में आप अक्सर सुनती होंगी कि इमरान खान की जो सजाएं हुई थी कोर्ट्स के अंदर, उनको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। आपने ये भी सुना होगा। जी तो जी, सुना चैलेंज है। करने का जो मतलब है ना, चैलेंज करने का यही मतलब है कि उन्होंने अपील की है कि भाई सर हमें यहाँ से जो है ये सजा मिली है, हम इसको समझते हैं कि ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ठीक है, हमारी सुनी नहीं गई या हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई। क्योंकि ट्रायल में यही हो रहा है ना कि आप यहाँ पे ये होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपने ऑफेंडर को भी कंप्लीट राइट देना होता है, आपने उसको भी सुनना होता है। आप वन साइडेड कभी भी फैसला नहीं सुना सकते। आपने ठीक पीरा हो एक्ट में भी पढ़ा होगा, पीरा एक्ट हाँ को अब यहाँ पे रिलेट करने लगी हूँ, आपने वहां पे भी पढ़ा होगा कि जब भी एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाता है किसी जगह पे और वहां पे वो उसको एक ईपीओ जारी करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। जी जी अब वो जो ऑर्डर होता है उसमें वो सारी डिटेल बता देता है कि हाँ भाई इसने ये ऑफेंस किया है, इस पे ये मैंने इसको 15 दिन का टाइम दिया, इसने ऐसे ऐसे इस ऑफेंस को हटाना। अब वहां पे भी आपने देखा होगा जो ऑफेंडर है उसके पास राइट है हेयरिंग ऑफिसर के पास जाने का। या तो वो हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा कि भाई ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये तो बनता ही नहीं है, ये तो मुझे इस ऑफिसर ने गलत जो है वो की है सारी चीजें, तो उसके पास भी वहां पे राइट है। यहाँ पे भी ऑफेंडर के पास राइट है कि वो हायर कोर्ट्स में जाके अपील कर सकता है। वहां पे भी हेयरिंग ऑफिसर हायर दर्जे का एक ऑफिसर है ना, ईओ तो छोटे लेवल पे आता है ना, ठीक जी है। जी तो वो बिल्कुल। प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग तो सारी ईओ कर रहे हैं ना, साइट पे भी ईओ गया है, उसने जी ही जी सारा कुछ किया है, ईपीओ भी उसने जारी किया है। आगे फिर हेयरिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि भाई ऑफेंडर की बात में दम है, उसने ऐसे जो है वो रीजंस प्रोवाइड कर दी उसको कि हाँ भाई ये मेरे ऊपर वाकई में जुल्म हुआ है, तो हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसका फाइन खत्म कर देगा। और अगर उसको ठीक लगा है। कि भाई ये जो ऑफेंडर है ये गलत बयानी कर रहा है, ईओ ने सही एक्शन लिया है, तो वो एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी कर देगा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाँ जी एब्सोल्यूट पढ़ा ऑर्डर है। जो है वो हेयरिंग ऑफिसर जारी करता है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेट हैं, और इसको पढ़ते हुए भी माइंड में रखना है कि इंटर रिलेट करनी है चीजें, तभी आप लोगों को समझ ठीक आएगी। वरना पढ़ाने को मैं सिर्फ रीड करवा के चली जाऊं, उसमें आपको कोई फायदा नहीं हाँ होना, जी ठीक जी है। मैम, इसका मतलब है कि जो इमरान खान का केस है वो पेशावर हम्म हाई कोर्ट से, मतलब कि उनका ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो गया, इन्होंने जस्ट मैंने वो अपील सिर्फ की है। वो मैंने हाँ वो मैंने आपको पेशावर हाई कोर्ट सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दी हुई थी कि आपने मैम अक्सर मुझे सुना होगा समझ कि आ फलां रही है सेशन कोर्ट में, कि हाँ हर फलां प्रोविंस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। अपनी अपनी होती हम्म है, जैसे कि लाहौर हाँ हाँ हाई कोर्ट कह बिल्कुल लें हम लोग। हाँ तो बिल्कुल इधर बिल्कुल ऐसे सारा ही। ट्रायल वगैरह, मतलब कि सारा ट्रायल वगैरह जितना भी एक प्रोविंस का क्राइम होता है उसका होके हम्म जस्ट हम्म उस उधर चला जाता है, उसमें अपील के लिए जाते हैं, वो उधर नहीं होती उनकी, हम्म है हाँ ना? देखिए ना, जैसे इमरान खान को या किसी भी ऑफेंडर को एक सजा सुना दी गई लोअर कोर्ट्स में, जो लोअर लेवल की कोर्ट्स थी, ठीक है, उन्होंने सजा सुना दी, उन्होंने सारी जाहिर सी बातें, इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, ट्रायल चला होगा, सब कुछ प्रोसीडिंग करके सजा सुना दी कि हाँ भाई ये बंदा ऑफेंडर है, इसको इतने साल की हमने सजा सुना दी है। अब वो जी पर्सन, जी उसके पास राइट है, या तो वो सजा को चुप करके मान ले और भुगते, यही हो हम्म सकता है ना, वो कहे कि हाँ ठीक है मेरे साथ जो हुआ है सही हुआ, या फिर उसके जी पास ऑप्शन है कि वो हायर कोर्ट्स में जाके अपील कर सकता है कि ये मेरे साथ जो है गलत हुआ है। तो वो जो हायर कोर्ट्स है वो दोबारा से इंस्पेक्शन करेंगे, उस मैटर की रिव्यू करेंगी कि वाकई में इस बंदे के हम्म साथ गलत हुआ है कि नहीं, ठीक है, फिर आगे वो प्रोसीडिंग करेंगी। वहां पे भी जाहिर सी बात है वो जब दोबारा से इंक्वायरी कंडक्ट करवाएंगे, प्रोसीजर तो वहां पे भी होगा, लेकिन जो एक डायरेक्ट प्रोसीजर हुआ है वो पीछे लोअर कोर्ट्स के लेवल पे हो गया है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जो भी गवाहान होने थे, जो भी ठीक विटनेस आने थे, बयान रिकॉर्ड होने थे, ऑल दैट वो हो गया, ठीक है। ठीक होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्लियर है। मतलब प्रोसेस जो कंप्लीट प्रोसेस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चलता है, उसके ऊपर अपील्स ही होती हैं, है ना? अपील्स हाई ही कोर्ट होती से हैं, अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील्स ही होती हैं। और ये ठीक हो हाई गया। कोर्ट पे भी के भी स्पेसिफिक बेंचेस होते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मुल्तान बार, बहावलपुर बार, रहीमिया खान जी बार, जी हाँ जी ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो वो एक स्पेसिफिक जो प्रोविंस होता है ना, उसके अंदर उसी के बेंचेस, जैसे अभी आप लोगों ने 26 अमेंडमेंट पढ़ी होगी, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग, जी जी लाजमी जी पढ़ी मैम होगी आप पढ़ी है। लोगों ने। हाँ जी तो क्या है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है भला, यही है ना कि एक सुप्रीम कोर्ट की चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पहले था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही अलग से बनाए जिसपे ऑब्जेक्शन हुए, ठीक है। और उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा भाई कान को इधर से ना पकड़ो, इधर से पकड़ लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोर्ट नहीं बनाते, आप लोगों के ऑब्जेक्शन है तो हम बेंच बना देते हैं। अब बात तो ठीक हो एक ही गया। है ना, जी जी कोर्ट ने भी चेक बिल्कुल। एंड बैलेंस रखना था सुप्रीम कोर्ट पे, और बेंच भी ऐसे ही करेगा, तो डिफरेंस कहाँ पे आया भाई, ठीक है। वो तो ये वही आ सेम गया चीज कि है, जी हाँ जी तो वही चीज है, आप लोगों ने चीजों को इस तरह से रिलेट करना है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी आगे जो है ना वो सिर्फ एक थोड़ा सा प्रोसीजर है, ठीक है। और आज हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई विल ट्राई कि ये 15 से 20 मिनट में जो है वो कंप्लीट हो जाए, और एंड पे फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूंगी।
ठीक हो गया। अब चैप्टर नंबर 8 मैंने आपको कहा ये सेक्शन शुरू हो रहा है 106 से 126 तक। अब 106 जो है वो क्या कहते हैं, आप इसके ना पार्ट्स बने हुए हैं, पार्ट ए, बी और सी। जो फर्स्ट है उसमें ये है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है कि आप सजा या फतह हो गए हो, आपको सजा मिल गई है 2 साल, 3 साल, 1 साल, ठीक है, आपको सजा हो गई है किसी मैटर में, आपने कोई ऑफेंस किया और उसमें आपको जो है ना वो सजा मिल गई। अब इसमें होता ये है कि मजिस्ट्रेट के पास क्योंकि पावर्स हैं सारी, फर्स्ट लेवल का जो मजिस्ट्रेट है। अब ये हम ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं और हमने कहा है कि ऐसे एक तो ये है कि आपको सजा होगी, एक ये है कि आप वो ऑफेंस कमिट कर सकते हो, जो हमने अगले जो आर्टिकल है उसमें पढ़ना है। अब यहाँ पे ये है कि आपको सजा हो गई, लेट्स सपोज आपने कोई ऑफेंस किया, आपको 3 साल, इसकी हद है 3 साल की, 3 साल तक आपको एक सजा हुई हुई हो, और वो सजा आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी हो, ठीक है, या फिर वो आपको सेशन कोर्ट ने दी हो, या फिर आपको सिविल कोर्ट ने दी हो। सिविल कोर्ट तो दे ही नहीं सकती ना, उसमें तो मैटर्स ही सिविल है, ठीक है। मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको दे सकती है, या आपको मैटर अगर आगे चला गया तो आपको सेशन कोर्ट ने दे दी। अब आपको वो सजा हो गई, ये जो 106 सेक्शन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब क्या होगा कि आपको एक चीज की सजा मिल गई है, आप उसी लेवल पे जिस कोर्ट ने भी उसको सजा दी है ना, वहां पे अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसको सजा मिली है, तो जो फर्स्ट लेवल का मजिस्ट्रेट है वो उस पर्सन से कहेगा कि भाई तुम जो है ना हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, किस चीज की, फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, कि तुम्हें सजा तो हो गई है, अब तुमने हमें ये सिक्योरिटी देनी है कि तुम जो है ना ये जो भी माहौल वगैरह इसको खराब नहीं करोगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब नहीं करोगे, तुम नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करोगे, तुम हमें इस बात की श्योरिटी दो। अब श्योरिटी ये हो सकता है, आपने अक्सर सुना होगा कि फलां को जो है ना बेल मिली है, उसने इतने हजार की मछली जमा करवाए हैं, आप अक्सर न्यूज में हम लोग सुनते हैं। तो वही ये बॉन्ड होता है कि आप उसमें दे रहे होते हो श्योरिटी, कि ये भी मैंने अपनी श्योरिटी दी है, मैं ये ऑफेंस नहीं कमिट करूंगा। आप लेट्स सपोज 3 साल की आपने श्योरिटी उनको दी है, बॉन्ड जमा करवाए हैं, मचल के जमा करवाए हैं, तो उस 3 साल के अंदर आपने उनको श्योरिटी दी है कि भाई मैं इस ऑफेंस को जो है ना कमिट नहीं करूंगा इस ड्यूरेशन के अंदर, अगर मैं कमिट करूंगा तो मेरी वो सिक्योरिटी जो मैंने जमा करवाई है, बॉन्ड्स मैंने जमा करवाए हैं, वो हुकूमत जब्त कर लेगी, वो उसको वापस नहीं मिलने। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई उसने गुड बिहेवियर जो है वो मेंटेन रखा, और फिर जो है वो मजिस्ट्रेट साहब को लगा, क्योंकि वो जाहिर है वो चेक एंड बैलेंस तो रख रहे होते हैं ना उस पर्सन पे जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो उसको लगता है अगर इस पर्सन ने गुड बिहेवियर को जो है वो मेंटेन रखा है, तो वो उसके जो बॉन्ड्स हैं वो उसको वापस मिल जाते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड, वो आपको बॉन्ड्स भी वापस मिल जाते हैं और आपको फर्दर जो है वो कन्विक्ट भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन होती है इस केस में, और इसकी लिमिट ये है कि आपको मैक्सिमम जो सजा है वो 3 साल की हुई हुई हो। और अभी मैंने आपको मजिस्ट्रेट लेवल पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर क्या बताई थी कि वो सिर्फ 3 साल की कन्विक्शन दे सकता है, अगर आप लोगों को याद हो, ये मकसद था उसको बताने का। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्या कहते हैं सेक्शन है। अच्छा, इसमें ना आप लोग 106 में ये भी देख लें कि यहाँ पे कौन कौन से ऑफेंसेस आएंगे जिसमें इस तरह की कन्विक्शन दी हुई होगी और जिसमें जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाया जा सकता है मजिस्ट्रेट को। इसमें होता है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसने किसी का कोई असॉल्ट किया है, लाइक फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, वो इमोशनल असॉल्ट हो सकता है, उसके अलावा मैम इश्तियाल अंगेजी फैलाई हो। जी मैम जी मैं बोलें। ये मैम मुझे ना थोड़ी सी समझ नहीं आई। देखें आपने कहा है ना कि मैं हम्म आपसे वर्डिंग में पूछती हूँ। एक बंदा है, किसी ने हम्म क्राइम किया, उसके ऊपर क्राइम जो है ना वो हो गया और उसे सजा भी हो गई, ऐसे ही है ना? सजा ऑफेंस होने, ऑफेंस हाँ जी अच्छा ऑफेंस किया उसने, उसके बाद जो है ना ऑफेंस। मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कहते हैं कि आप ना मुझे, मतलब इस किस्म का बंदा जो होगा वो जेल में नहीं रहेगा। देखिए ना, वही सिचुएशन है ना, दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि उसने जुर्म जो है वो कर लिया है, अब वो बेल हाँ मिल जाती जी है ना उनको, कन्विक्शन उनको सजा हो गई है, ठीक है, सजा जी उनको मिल गई है उसी कोर्ट में, उसी टाइम पे आपने अक्सर पेशियां हो रही होती हैं, आपने सुना होगा न्यूज में, पेशियों पे जी जा रहे होते हैं और वहीं पे हम सुनते हैं अक्सर औकात कि वो पेशी पे गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये जी कुछ जी अरसा पहले परवेज मुशर्रफ का हम केस सुन रहे थे, अगर आप लोगों के माइंड में हो, वो पेशी पे वो आया हुआ था, तो वो बाद में आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको कुछ मचल के जमा करवाने का कहा गया कि आप इतने 50,000 पता नहीं, मैं आई एम नॉट श्योर कि कितने थे, आप जमा करवा दें तो ना, मतलब वो उनके क्योंकि डिफरेंट काफी केसेस चल रहे होते हैं ना, कोई एक केस तो होता नहीं है कि चलो उस पर उनको बेल मिल जाए, एक में बेल मिलती है दूसरे में वो अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहा जाता है उनको कि आप इतनी जो अमाउंट है ना इसके मछली के जमा करा लें, उस बेस पे उनको बेल मिल जाती है ना, ठीक है। वो श्योरिटी दे दी ना उन्होंने, उनको सजा तो हुई हुई थी लेकिन उन्होंने श्योरिटी दे दी थी किसी पर्सन की या कुछ पैसों की, कि हम ये हम्म, श्योरिटी दे रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा मैम करेंगे पे आके मजिस्ट्रेट के समझाते पास। मैम, हम्म इसको आप लोकल लेवल पे आके लाइक दैट, जैसे हमारी सोसाइटी में भी होती हैं क्राइम, तो लोग हम्म पुलिस वाले उनको ले जाते हैं, पुलिस वाले उसको ले जाते हैं जिसने छोटा क्राइम किया होता है, ऑफेंस आप कह रही हम्म हैं, ऑफेंस वाले हम्म बंदे को ले जाते हैं और फिर उसको वापस हम्म। भी ले आते हैं, वो इस केस में लेके आते हैं, ऐसे ही है ना? मतलब आपको जमानत पे। हमारे पुलिस सिस्टम देखें, एक चीज होती है जो एक्चुअल में होती है,
ठीक है, एक चीज होती है जो फंक्शनल है, एक चीज होती है जो होती तो है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती। आप मुझे एक बात ठीक। बताएं, हमारे हाँ मुल्क में जी। जो हालात चल रहे हैं, यहाँ पे कौन सा काम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, या कौन मुझे सा जो तो काम है वो प्रोविंस के अकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक है, वो जो आप केस बता रही है ना, वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ। वो हाँ सीन जी। होता है थोड़ा सा पैसे पूछो वाला, ठीक है, वो कोई ये लीगल नहीं होता। मैं अक्सर औकात मैम जिलों में जाते हैं, वहां पे एफआईआर होती नहीं है, वहां पे तो एक्शन होता ही नहीं है, वो मजिस्ट्रेट के सामने तो लेके ही नहीं जाते। सेकंड प्रोसेस है ना, पुलिस उसको करेगी, चलो आगे उसने मजिस्ट्रेट के सामने तो पुलिस ने ही पेश करना है ना बेटा, ठीक है, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन हाँ मोस्ट जी। ऑफ द टाइम हम ये सुन रहे होते हैं कि पुलिस के पास गए, पुलिस ने एफआईआर ही नहीं काटी। होता है ना हाँ ऐसे? जी, वो वैसे ही वापस आ गई हैं। तो पुलिस पुलिस क्यों नहीं काटती एफआईआर? उनको या तो वो पैसे वगैरह दे दी जाते हैं, या फिर क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एक खास एरिया में एक पुलिस की ड्यूटीज है, ठीक है, वहां पे एक मजिस्ट्रेट भी है। अब मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को क्वेश्चन कर सकता है। अब ये बार बार एफआईआर काटे, भाई इतने ऑफेंस हो रहे हैं इस इलाके में, तो मजिस्ट्रेट कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग की क्या जिम्मेदारी है बताओ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ना। इट मीन्स यू जी आर जी। फेल, नॉट एबल टू अप्लाई द रूल ऑफ लॉ। तो यस। क्वेश्चन आ गया ना उनसे, इसलिए पुलिस क्या करती है, पुलिस चीज से बचने के लिए एफआईआर ही नहीं काटती। और वैसे भी जो माइनर ऑफेंस होते हैं उसमें तो एफआईआर कटती ही नहीं है ना, एफआईआर माइनर ऑफेंसेस में नहीं करती। आप लोग ये भी बात माइंड में रखें, आगे सेक्शन नंबर 154 जब पढ़ेंगे, वहां पे आप लोग देखोगे कि 3 केसेस में सिर्फ एफआईआर करती है। वो अगला चैप्टर है, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चंस वहां पे एड्रेस हो जाएंगे, ठीक है। जी मैम ठीक है, आगे पढ़ा। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, कोई मसला नहीं। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। नहीं मैम, मुझे कंफ्यूजन यही हो रही थी कि मतलब कि एक बंदा, ये आप मुझे ये बता दें जिसके ऊपर कन्विक्शन आपने कहा है ना उस पे हो गया। मैम कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को सजा मिल जाना। एक होता है एक्यूज्ड और एक होता है कन्विक्टेड। एक्यूज्ड होता है जिसपे अभी प्रोसीडिंग चल रही होती है, साबित नहीं हुआ होता कि इस बंदे ने ऑफेंस ओके। किया है या नहीं किया। जब कन्विक्शन ठीक हो है। गई मतलब अदालत ने उसको सजा सुना दी, अब ठीक है, उसको वो सजा उस हो जुर्म में गई, मतलब मुलविस पाया गया, सजा हो गई। मैम मैं आपको उसको थोड़ा सजा सा हो बता, गई। अब क्योंकि एक ये, हाँ, हम्म, एक फैमिली मैटर को हम्म, हम ले लेते हैं, कोई डिवोर्स का मसला है, उसको सजा दे दी, उसको इतनी सजा दे दी कि आपने इसको 2 लाख रुपए देना है, तो या आहा, आपको आहा, 6। आहा, देखें 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 देखें, इसको मिक्स ना करें। सिविल कोर्ट मैंने पहले ही बता दिया, सिविल कोर्ट में क्राइम रिलेटेड कोई सीन जाएगा नहीं। सिविल कोर्ट ठीक में है। प्रोसीडिंग्स अलग तरीके से होती है। अक्सर आप लोगों ने ड्रामों में देखा होगा, वो दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, ठीक है, हाँ सामने जी। जज बैठा होता है। आपने अक्सर देखा होगा डाइवोर्स के केसेस में, इधर से मियाँ खड़ा होता है, इधर से बीवी खड़ी होती है। जी तो जी वो ऐसे ही है। उनकी सुनते हैं, मतलब वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि वो उस इश्यू को रिजोल्व करा दें, ठीक ठीक है। हो गया। अगर वो फिर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो जो पार्टी, मतलब लेट्स सपोज एक फीमेल है, उसने डाइवोर्स लेनी है अपने मियाँ से, सिविल कोर्ट में चला हम्म, गया मैटर। अब पहले तो वो कोशिश करेगा सिविल जज कि भाई उनका पैचअप करवा दे, ठीक है, दोनों जी जी पार्टीज को सुनेगा, ठीक है, वो 2-3 हियरिंग्स पे उनको बुलाएगा, उनका पैचअप कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऐसे तो ही। एक यही एक मोरल एक्ट भी यही है ना, और इसमें बिल्कुल। लीगल में भी यही है कि आप कोशिश करें। उसके बाद भी अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं होती, वो कहती है नहीं भाई मैंने तो लेनी ही है, फुला तो मैंने लेना जी ही है जी। इस पर्सन से, हाँ जी। ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, उस पर्सन की जो प्रायोरिटी है उसको प्रेफर किया जाता है, और उन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे वो जो है उसके राइट को ये मान लिया जाता है, क्योंकि ये तो एक राइट है ना वुमेन के पास, वो उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मतलब अब उसको किस सिचुएशन में सजा होगी, मतलब होते हैं कुछ केसेस जैसे आप कह रही हैं, वो भी होते हैं, लेकिन वो एक अलग जो है ना जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप चलो उसको बस मैम इतना करें। मैम आप कोई हाँ, ड्रग एडिक्शन का ले आए, ड्रग एडिक्शन का ले आए, वो तो इसमें आते हैं ना, वो तो आता है ना इसमें। ड्रग एडिक्शन, तो उसमें क्या किया जाता है, उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं की जाती? नहीं नहीं, कोई बंदा है हम्म, जो के फ्यूम वगैरह आगे सेल हम्म, करता है, वो तो मतलब वो हम्म, तो ऑफेंस उसने किया है तो ना, वो तो है ऑफेंस है, ना। वो तो क्राइम है, वो तो फिर सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आएगा ना, वो फिर सिविल में तो नहीं आएगा ना। मैम इससे कैटेगरी में कौन सा क्राइम आना है? मैम स्मोकिंग का? किस कैटेगरी में? इसमें जिसमें हम्म, 106 आर्टिकल लगना है और उसको बेल मिल इसमें जानी जो है। लगना है, इसमें कन्विक्शन है। अब ये कोई भी क्राइम हो सकता है जिसमें आपको कन्विक्शन हुई है, जिसमें आपको सजा हो गई है, ठीक है, ऑफेंसेस जिनमें आपको सजा हो गई है। मैं वही आपको अभी बताने लगी थी, तो आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी, ठीक है, उसको जरा सुन लें तो आपको ये जी क्लियर हो सुनाए। जाएगा। मैं वही जी बता जी। रही थी कि डिग्री कन्विक्शन मैम किन किन सूरतों में होगी। जी जी बोले। डिग्री में है हाँ मैम। जी। ये जो हम जो चल के जमा करवाते हैं, किसी बंदे की हम्म, श्योरिटी देते हैं, हम चल के जमा करवाते हैं। तो हम्म, फर्ज करे अगर मैं किसी बंदे की श्योरिटी देता हूँ, मैंने मतलब कि 50,000 के चल के जमा करवाए हैं, और हम्म, ये शो तो किया है 50,000 के चलते हैं, लेकिन वो 50,000 हम्म, रुपया हम बाय हैंड देंगे या उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह उस पे मेंशन करेंगे, ये हम्म। जरा थोड़ा सा बता दें।
ये आगे हमारा प्रॉपर इस पे एक सेक्शन है, ठीक है, अभी इसी लेक्चर में होगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन वहां मैम पे फिर एड्रेस आप हो जाएगा। चले हम आप लोग लास्ट पे करते थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, हैं। थोड़ा जी सा जी पेशेंस रखें, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों की आगे एड्रेस हो जाएंगी, ठीक है, और फिर भी अगर नहीं कितने होंगी तो बजे हम आए? एंड पे हाँ, दोबारा आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके ओके ओके। बोले। मैंने बोला ठीक है, मैम ओके। कंटिन्यू अब करें। ठीक है, उसके बाद अब कन्विक्शन किन किन सूरत हाल में होगी, मैं आप लोगों को वही सिचुएशन बता रही थी कि लेट्स सपोज कोई असॉल्ट का मामला है, कोई राइटिंग है, किसी ने कोई जो है ना इश्तियाल अंगेजी वाला कोई वाक्य किया है, इश्तियाल फैलाया माशरे के अंदर, ठीक है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया है, इश्तियाल उसने कोई फैला दिया, या फिर उसने कोई जो समटाइम्स होता है ना कि कोई इंटिमिडेशन कर देते हैं, भड़काते हैं किसी के जज्बातों को, या मतलब वो वहां पे हम अक्सर ये केसेस भी देख रहे होते हैं, जो इस तरह के केसेस होते हैं ना, उसमें यहाँ पे जब आपको कन्विक्शन होती है तो वहां पे फिर आपसे श्योरिटी बॉन्ड ले जाते हैं कि तुम दोबारा जो है वो किसी भी पब्लिक पीस को डिस्टर्ब नहीं करोगे, दोबारा तुम इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगे जो की हद नहीं होगी, आपको सजा जो है वो 3 साल की हुई हो, अगर इससे ज्यादा मजिस्ट्रेट जो है वो आपसे सिक्योरिटी बॉन्ड्स नहीं ले सकता। बात याद रखें, इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन 107 के अंदर। अब 107 क्या कहता है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस एंड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। अब इसमें 107 में ये होता है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। अब अदर केसेस में यहाँ पे जो बात हो गई है, ऊपर हमने कहा था कन्विक्शन वाले केसेस हैं जहां पे आपको सजा हो चुकी है, नीचे आपको सजा नहीं हुई अभी। अभी लेट्स सपोज कि कोई पर्सन जाता है मजिस्ट्रेट के पास और उसको कहते हैं ये फलां जो बंदा है ना, ये ना किसी के कत्ल की प्लानिंग कर रहा है, या वो कहते हैं कि ये ना ये जो बंदा है ये किसी पब्लिक पीस को ना ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, इसकी प्लानिंग हो रही है, वो वहां पे जाके ना मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है। फिर उसके बाद जो है वो मजिस्ट्रेट के पास ये मतलब वो सारे ग्राउंड्स बताए कि तुम्हारा इस पे तुम्हारा क्या मौकफ है, आगे मजीद जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगी। थोड़ी वॉइस कट रही है आप। किया नहीं है लेकिन वो जुर्म, उसने जुर्म किया नहीं है लेकिन वो जुर्म वो किसी पब्लिक पीस को कहेगा कि भाई हमें तुमसे ये यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है बॉन्ड्स या सिक्योरिटी जो है, इनमें मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि वो ऑफेंस होने से पहले ही, क्योंकि हमने यही देखा ना कि ऑफेंस की प्रिवेंशन है, ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, उसमें प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस है, तो वो उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई यहाँ पे बॉन्ड या सिक्योरिटी जो है वो जमा करवाओ, क्योंकि तुमसे हमें खतरा है, तुम ये ऑफेंस कमिट कर सकते हो, इससे पहले कि तुम कमिट करो तुम पहले ही अपनी श्योरिटीज दे दो ताकि तुम कमिट ही ना करो। और इसमें ये होता है कि 1 साल मैक्सिमम ऐसे जुर्म जिनकी सजा 1 साल तक हो, क्योंकि आप लोग अगर पाकिस्तान पीनल कोड देखो तो वहां पे हर जुर्म की एक स्पेसिफिक सजा है। अब वो क्योंकि हमारा एजेंडा नहीं है तो उसकी मैं डिटेल में जा ही नहीं रही, लेकिन आप लोग बस इतना याद रखें कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 1 साल तक होती है, अभी सजा हुई नहीं है लेकिन वो ऑफेंस कमिट होने का खतरा है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट उसको बुलाएगा, उस पर्सन को कहेगा कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी दो या फिर बॉन्ड्स जो है वो जमा करवाओ। ये था सेक्शन नंबर 107। उसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 108 पे। वन जीरो एट में ये होता है कि वो मजिस्ट्रेट कहेगा उस पर्सन को, सिक्योरिटी मांगेगा किस पर्सन से, फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसिमेंटिंग सीडिशियस मैटर। अब ये ऐसा मैटर होता है जो माशरे में जो लोग होते हैं उनके जो एहसास होते हैं उनको भड़काने वाली एक बात होती है कि आपने कोई बहुत ही ऑफेंसिव स्पीच दे दी, आपने कोई बहुत ही ऑफेंसिव जो है ना एक पोस्ट कर दी। अभी आप लोगों ने रिसेंट एक एक्ट जो अमेंडमेंट हुई है एक एक्ट में 2024 में, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीका एक्ट, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, जी जी मैडम ठीक है। सुनो। तो उसमें इसी चीज को कंटेन करने के लिए कि भाई लोग जो हैं अपनी मर्जी से एंटी स्टेट नैरेटिव्स, ठीक है, कोई भी पर्सन एंटी स्टेट नैरेटिव फैलाता है, स्टेट के खिलाफ कोई बात करता है, इट माइट बी थ्रू वर्बल और रिटन, रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात, आप लोग अक्सर अब ये भी देखते हो जब से ये फाइव वाल्स का सिस्टम आया, आप कोई पोस्ट करते हो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है, जी। वो कहते हैं मैम कि ये एंटी स्टेट। डिफामेशन लॉ की आप बात कर रही हैं? क्या कह रही हैं आप? डिफामेशन लॉ जो हुआ है, पीका एक्ट, पीका एक्ट, तो मैम ये 2016 में है ना? अमेंडमेंट हुई है ना बेटा, अमेंडमेंट हुई है 2024 में, इसको दोबारा पढ़िएगा जाके।
जी ठीक है, ठीक है। अमेंडमेंट ये जिसपे बहुत शोर डला है 2024 में सारी अमेंडमेंट्स तो हुई हैं, आप लोग देख तो रहे हैं क्या हो रहा है। तो वो जाहिर सी बातें हो ही इतनी गई हैं कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको दोबारा देखिएगा जाके, और जी ये मैम, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक तो है, ये पिछले मतलब उसमें भी पूछा गया, इंटरव्यू में भी पूछा गया है, तो इसको लास्ट में देखिएगा। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा था बीच में। क्वेश्चन है कोई? अच्छा, हमारी क्लास भी काफी जो है वो लेंथी हो रही है, तो मैं इसको क्विकली जो है कोशिश करती हूँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कह रही थी कोई हेटेड मटेरियल भी हो सकता है, कोई नफरत अंगेज मवाद लोग जो शाया करते हैं या बोलते हैं, तो इस तरह का भी कुछ होगा तो इन लोगों से भी जो है ना वो सिक्योरिटी ले सकता है मजिस्ट्रेट, कि भाई आप जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ताकि आप सिक्योरिटी का पर्पस क्या है, बेसिकली यही है कि आप उस ऑफेंस से रुके रहो। ठीक है, कि आप वो ऑफेंस ना करो, आपको कोई डर हो किसी चीज का कि भाई मेरे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है, मैंने किसी को श्योरिटी दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपसे ये बॉन्ड्स जो है वो साइन वगैरह कराए जाते हैं, ताकि आप ये हरकतें ना ही करें, और ऑफेंस होने से पहले ही जो है वो आपको कर्टेल कर लिया जाए। क्लियर है यहाँ तक? और फर्दर फर्दर अगर आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हो ना इसको पढ़ने की, तो सिडिशियस मैटर्स पे ना हमारा जो इसी में है 153A है, 123A है और 124A है, उसमें वो सारे मैटर्स बताए गए हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने रेफरेंस दे दिया, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ जरूरत नहीं है। और अभी भी ये सारी जो बातें हो रही हैं ये आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हो रही हैं, ये कोई सीआरपीसी को रट्टा लगाने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है 109। इसमें सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम वेजरेंट्स एंड सस्पेक्टेड पर्सन। अब इसमें ये होता है, ये जो वेजरेंट्स वर्ड आया हुआ है ना, इसका मतलब होता है खाना बदोश। कुछ लोग होते हैं वो कहीं पे भी आके ना टेंट लगा के बैठ जाते हैं जमीनों में और ये वो मतलब खाना बदोश होते हैं, कभी इधर फिरे कभी उधर फिरे। तो कुछ लोगों की एक्टिविटीज से ये लगता है कि ये ना बड़े मशकूक किस्म के लोग हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज या तो ऐसी होती हैं या फिर कुछ ऐसा फील होता है वहां से, तो कोई बंदा जाके ना उनकी कंप्लेन कर देता है मजिस्ट्रेट को कि भाई यहाँ पे ना ये खाना बदोश थे, ये आए हैं और हमें ना इनकी एक्टिविटीज जो है वो बड़ी सस्पिशियस लगते हैं, तो आप काइंडली जो है ना इन पे जरा वो करें ना चेक एंड बैलेंस, या इनसे वो सिक्योरिटी लें या कुछ भी, मतलब रिपोर्ट कर सकता है कोई भी पर्सन जाके मजिस्ट्रेट को, पुलिस में भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट को भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट को करेगा क्योंकि सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट लेनी है। अब जो दूसरा है सस्पेक्टेड पर्सन, कोई भी एक सस्पिशियस अननोन पर्सन जो है ना उस जुरिस्डिक्शन में आके एंटर हुआ है, आके रहा है, और उसकी एक्टिविटीज भी ऐसी हैं जिस जो मशकूक लगती हैं, तो इलाका मकीन जो है वो इस चीज से परेशान है, तो और वो चाहते हैं कि भाई कोई ऑफेंस हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, तो वो जाके रिपोर्ट कर देते हैं, मतलब जाके कंप्लेन करते हैं, तो इस केस में भी फिर मजिस्ट्रेट इनको बुला के इनसे बॉन्ड्स ले सकता है। 109 सेक्शन इस चीज से मुताल्लिक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 110, 110। अब इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब ये सारी सिक्योरिटी ली जा रही है गुड बिहेवियर के लिए, पर्सन सिर्फ डिफरेंट हैं, कुछ वो हैं जो मटेरियल ऐसा फैला रहे हैं, कुछ वो हैं जो खाना बदोश हैं, और हर जो आर्टिकल है या वो एक डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रहा है। अब यहाँ पे 110 में क्या है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनसे आपने सिक्योरिटी लेनी है। अब हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो ऑफेंसेस को रिपीट करता हो, लाइक वो बार बार चोरी करता हो, बार बार वो डकैतियां करता हो, या बार बार एक ही ऑफेंस को ना वो बार बार कमिट करता हो, उसकी हैबिट बन चुकी हो, तो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे पर्सन से भी जो है वो बॉन्ड साइन करवा सकता है। और ये जो बॉन्ड की होती है ना लिमिट क्या है, 3 साल होती है, 3 साल तक के लिए ना ये, और उस 3 साल में अगर ये गुड हैबिट्स को वो कर ले तो फिर फर्दर इस पे जो है वो बॉन्ड्स की वो जो है वो खत्म हो जाएगी, और फिर इससे मजीद ना तो बॉन्ड लिए जाएंगे ना ही इसको इम्प्रिजन किया जाएगा, लेकिन इस दौरान अगर ये ब्रीच करता है तो फिर इसको डिटेन कर लिया जाएगा। ये डिटेन, अरेस्ट और अपनी हैंडिंग में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो मैं आप लोगों को भी बता दूंगी। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा पर्सन जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस स्टेशन पे आप लोगों को पता होगा, आगे हम इन्वेस्टिगेशन में जब पढ़ेंगे, वहां पे एक डायरी होती है, एक उनका रजिस्टर टाइप होता है जिसमें डेली के जितने भी केसेस आते हैं ना वो लिखे हुए होते हैं, और हर पर्सन का एक रिकॉर्ड होता है। हम कहते हैं ना ये एक जो मुजरिम होता है बार बार भाग जाता है या बार बार करता है, वो इश्तिहारी उसको करार दे देते हैं, और उनका सब क्या उनके पास होता है, रिकॉर्ड। अब मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस पर्सन की डिटेल्स देता है पुलिस स्टेशन में, और उनका कहता है कि इस पर्सन का जो है ना मुझे सारा डेटा चाहिए। अब पुलिस जो है वो उसको सारा डेटा प्रोवाइड करती है, और वहां से ये आइडेंटिफाई करता है कि आइदर ये पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है भी कि नहीं। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो वो फिर उससे क्या करवाता है, बॉन्ड साइन करवाता है। इस सारे सेक्शन में ये वाली बात हुई हुई है।
आगे जो 111 है ना, ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये ब्रिटिश के दौर का है, तो यहाँ पे ना ये उस चीज से डील करता है, तो यहाँ पे ये हमारा कंसर्न नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद है 112, ऑर्डर टू बी मेड। अब देखिए सिचुएशन हो गई, मजिस्ट्रेट ने उसको बुला लिया और उसने जो है आगे वो एक ऑर्डर जारी करना है। जैसे ईओ जो था वो एक ऑर्डर जारी करता था, वैसे ही मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर जारी करेगा। कोई बता सकता है कि जब ईओ एक ऑर्डर जारी करता है तो वो कौन कौन सी चीजें मेंशन करता है उसमें? एनीवन? ईपीओ जारी करता है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें वो ऐड करता है? मैडम उसका जो उसने ऑफेंस किया है उसको मेंशन करेगा, हम्म। उसके टाइम पीरियड को ठीक मेंशन है। करेगा, ठीक है, उसको गुड। टाइम लिमिट को जो मुझे लग रहा है डिफाइन करेगा कि इतनी देर तक ये आपने जो है वो एरिया को खाली करना है या जो भी आपने ऑफेंस किया वो है। टाइम लिमिट कितनी है? वो एक्ट में मेंशन है, कितनी टाइम लिमिट है? टाइम लगता है मैम आप लोगों ने एक्ट नहीं पढ़ा। पढ़ा है मैम, थोड़ा गलत बात। चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो वो आप लोगों ने रट्टा लगाया होगा ना, ऐसे ही पढ़े। नहीं, वो ये है कि अ, हम्म। जो हियरिंग उसको ऑफिसर स्टोरी के बना पास के जाएगा पढ़े। उसके लिए 15 डेज के स्टोरी बना अंदर। के पढ़े। 15 डेज के अंदर या तो वो हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा या वो 15 डेज के अंदर उस ईपीओ पे अमल दरामद करेगा। ठीक है, 15 डेज का टाइम होता है। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे होता है, जैसे ईपीओ होता है ना, वो भी एक ऑर्डर है, ये भी एक ऑर्डर है। वो जारी किया था ईओ ने, ये जारी करेगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट लेवल। अब ये उस ऑर्डर में लिखेगा कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस जो है वो किया है, ठीक है, इस टाइम पे किया है। अब इतना जो है इसको, जो भी उसकी डिटेल्स है ना, ईच एंड एवरीथिंग वो उसके अंदर मेंशन करेगा। और ऐसा किया क्यों जाता है, आप लोगों ने कभी सोचा है? आखिर जरूरत ही क्या पेश आई है ऐसा करने की? ना करें, वैसे ही एक्शन ले लें। मैम इसमें ये होता है कि जो 24 हॉर्स होती है ना, किसी ने ऑफेंस किया तो हम्म। उसको मतलब के सामने जो जुडिशरी में लेके जाते हैं, ताकि टाइम का जो है ना रिकॉर्ड रहे, कोई किसी को जो अपने जो पास जो ज्यादा टाइम ना रख जब सके। आप, अगर आप किसी भी इसकी बात करें ना, पुलिस है या पीरा में जो ऑफिसर्स हैं, वो जी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों ने एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। उसमें मैम ये होता पढ़ा है है। कि ईओ ने जब अरेस्ट किया है ना, ईओ ने जब अरेस्ट किया है, अब ये सारी हाँ चीजें जी। रिलेटेड है, मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ। ईओ ने जी जब जी। अरेस्ट किया है, वो हाँ जी किसको रिपोर्ट करता है अरेस्ट करने के बाद? मैम, वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हम्म। को। हाँ आगे जी। फिर कहाँ जाती है वो रिपोर्ट? वो हेयरिंग ऑफिसर के पास। हेयरिंग ऑफिसर के पास जाती है? क्या सारी प्रोसीडिंग हेयरिंग ऑफिसर करेगा? सारी मतलब सारी तो वो नहीं मतलब देखिए ना, करेंगे, अरेस्ट तो सब कर लिया। डिवीजन। अब अरेस्ट तो नहीं, देखिए अरेस्ट तो हाँ कर जी। लिया, उसने बता दिया हाँ एसडीओ को, जी। इन्फॉर्म कर दिया। हाँ अब जी। आगे उस ऑफेंडर के साथ क्या होगा? उस पे एफआईआर उसको करेंगे। अरेस्ट कर, ठीक है फिर? जिस वो सब डिविजनल ऑफिसर देखेंगे। ठीक है, फिर फिर क्या होगा? अगर वो सारा, अगर उनको लगे कि ये ठीक नहीं कर रहे, जो ऑफेंसर होता है वो अगर कहे कि ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ, तो वो अपनी अपील करेंगे हेयरिंग ऑफिसर के पास। ऐसे ही है ना। वो देखो, मैम ये ऐसे एक, होता है कि मेरी अगर मेरी हम बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ मेरी जी। बात सुनो, सिर्फ मुझे 1 मिनट दो। करते दो हैं ना, सिचुएशंस हैं, तो उसको ठीक है? नोटिस लाते हैं, आप ये थोड़ा सा मिक्स तो कर रही हैं। 24 घंटे के अंदर ना सही कह रहे हो आप। देखो एसडीओ को ये बच्ची एक आबदा है शायद। के नोटिस मिला। जी मैडम। हाँ बच्चे, आप सही कह रहे हो, आप ये जो बता रहे हो ना, आप सही कह रहे हो कि 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है। अब ना देखो बेटा, दो सिचुएशंस हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। अगर वो ठीक है? एक अगर तो वो ये है। मतलब कि बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी हो, अवेलेबल है तो नहीं 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 उसकी नहीं जो है नहीं ना नहीं उसी नहीं, दिन बेलेबल जमानत नॉन होती है। बेलेबल का तो सीन ही नहीं है पीरा एक्ट में। पीरा एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे नॉन बेलेबल हैं, कोई भी बेलेबल नहीं है। ऐसे ही है। जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं और वो नॉन बेलेबल हैं। इस एक्ट को दोबारा पढ़ें आप लोग। आप लोगों की ओके। बिल्कुल ग्रिप नहीं है, आप लोगों ने कंसेप्चुअली इसको पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं कैसे पढ़ा है, या आप लोगों ने सर से समझा नहीं है ठीक से। इसको दोबारा पढ़ें, खुद पढ़ें, रीड करें, और एक एक चीज को रीड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सिचुएशन क्वेश्चंस में भी आपने उस एक्ट को माइंड में रख के आंसर्स करने हैं, इसलिए इसको पढ़ें। अच्छा, ये जो आपदा की कंफ्यूजन थी वो इस तरह होता है कि एक तो ये है ना कि वो ईओ गया, उसने ईपीओ जारी किया, उसने ऑफेंडर को दे दिया, ठीक है? अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो हर जगह हर दफा जाके उसको ईपीओ जो है उसने दिया, उसने 15 दिन का टाइम दिया कि आप इसको करें। अगर वो नहीं करता तो फिर वो बाई फोर्स ईओ जाके हटवाता है ना, बाई फोर्स, फोर्स यूज करता है वो। ना तो वो हेयरिंग ऑफिसर के पास गया, ना ही उसने वो ऑफेंस को खत्म किया, तो फिर अगला ऑप्शन है बाई फोर्स।
ईओ बाई फोर्स उस चीज को जाके हटाएगा, उस इंक्रोचमेंट को, उस ऑफेंस को खत्म करेगा। ठीक है, लेकिन जब उसने जाके ईपीओ जारी किया ना, या उसने डायरेक्ट किसी पे एफआईआर की है डायरेक्ट, ये सिचुएशन होती है कि जब आपको बहुत खतरा होता है ना कि ये बहुत ही कोई हाई किस्म का ऑफेंस होने वाला है, तो वहां पे आप डायरेक्टली जो है ना उस अरेस्ट कर लेते हो, पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है जब उसको हो। लेकिन यहाँ पे पीरा में तो अलग ही बात है ना, यहाँ पे तो आप अरेस्ट कर सकते हो, आपके पास पावर है। अब आपने अगर उसको अरेस्ट कर लिया ना, आपने फौरन रिपोर्ट करना है एसडीईओ को। आपने उसको रिपोर्ट कर दिया। अब जो एसडीओ है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने 24 घंटों के अंदर उस पर्सन को जिसको उसने अरेस्ट किया है मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेगा, विद इन 24 आवर्स, थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब वो जो आप कह रही है ना कि हेयरिंग ऑफिसर को बताएगा, वो उनको रिपोर्ट देने का पाबंद है। रिपोर्ट तो वो जाहिर है हाई लेवल पर तो जाएगी ना, लेकिन वो पेश करेगा मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज है, इसको आप मिक्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है अब? और जी फिर आगे मैम। जो भी चीजें होंगी वो मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लोग कह रहे थे ना ऑर्डर टू बी मेड, मैं आपसे पूछ रही थी कि सारी डिटेल्स मैम लिखने की एक जरूरत ही क्या बात है। है। ये मैम जी बोले। मैम आपने ये बोल के क्या है ना, इसमें बस नॉन वेरिएबल जो है ना वो ऑफेंस है। इसमें वेरिएबल ऑफेंस नहीं है कोई। नहीं, नो। इसमें जितने भी ऑफेंसेस हैं ना, जितने भी ऑफेंसेस हैं, दे ऑल आर नॉन बेलेबल, इनमें बेल नहीं हो सकती। और जितने भी ऑफेंसेस हैं कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें आप बगैर वारंट के किसी को भी जाके गिरफ्तार कर सकते हो, जहां पे आपको लगता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या हो सकता है। आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है जब जो ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल होता है। यहाँ पे दो चीजों को क्लियर करना। एक ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल है कि बहुत ही कोई इंटेंसिव लेवल का कोई जुर्म हो गया, कत्ल हो गया। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं छोटे छोटे जो ऑफेंसेस होते हैं ना, जिसपे आप उसमें आपको पावर नहीं दी जाती डायरेक्ट अरेस्ट करने की। उसमें आपको मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेनी होती है, उसके बाद आप अरेस्ट करते हो। लेकिन कॉग्निजेबल में आप फौरन से अरेस्ट कर सकते हो। तो पीरा के अंदर जितने भी लॉज हैं, वो सारे जितने भी जो ऑफेंसेस हैं वो सारे कॉग्निजेबल हैं, जिनमें आप बगैर मजिस्ट्रेट की परमिशन लिए आप अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन विद इन 24 आवर्स आपके मुतलका एसडीओ को मजिस्ट्रेट के सामने वो ऑफेंडर पेश करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें जितने भी जो है नॉन बेलेबल है, इसमें आपकी बेल नहीं हो सकती। ठीक है मैम एक मिनट, हम्म ये जो ईपीओ जारी कर दिया और उसने ईओ ने उसको 15 दिन दिए हैं, 15 डेज दिए हैं, है ना, कि आप खत्म करो हम्म इसे। इस हम्म मतलब कि इस कंडीशन में जो जिसने ऑफेंस किया होगा वो हेयरिंग ऑफिसर के पास जाके मतलब कि अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने मुझ पे ज्यादा मतलब कि सख्ती की है, या ये नहीं वो होता विद इन था मुझसे। 15 डेज, विद इन ठीक 15 है, डेज जब उसको ईपीओ मिला है वो जा सकता है हेयरिंग ऑफिसर के पास। फिर ठीक आगे हो गया। हेयरिंग ऑफिसर जो है वो दोनों पार्टीज को भी बुला सकता है, दोनों की वो सुनेगा। ठीक है, हम्म। और फिर जो है ना वो कोई फैसला जारी करेगा। उसको उसको लगता है ऑफेंडर ठीक है तो वो फाइन खत्म कर देगा। ठीक है, और उस ऑर्डर को ठीक रिवर्स कर देगा, ईपीओ खत्म कर देगा। लेकिन उसको लगता है कि ईओ ने ठीक किया है, तो वो उसी ऑर्डर को जो ईपीओ है उसको एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और वो कहेगा कि भाई इसको खत्म करो। ठीक है, हो गया। मैम ओके। एब्सोल्यूट ऑर्डर मैम क्या होता अगर है, ऐसा ऑर्डर मैम इसके ऑफेंस बाद हो कुछ या हो सकता है? मेजर फैक्ट ये जो बच्चा ठीक बोल है रहा है इसकी तो आवाज वो बहुत स्लो है। आपकी वॉइस बहुत स्लो है, मैं आपको सही से सुन नहीं पा रही। मैम मैं कह रहा हूँ अगर इसमें फैक्ट में जो ऑफेंस है वो मिनर हो मेजर हो तो नहीं नॉन वेरिएबल होंगे। नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल। जी ओके। ठीक हो गया। अच्छा, कहाँ थे हम? ठीक है, ऑर्डर पे हम थे और मैं पूछ रही थी कि ऑर्डर में सारी चीजें मेंशन करना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। कल को हो सकता है ऑफेंडर क्या है मुझे तो कोई डिटेल ही नहीं बताई गई, इस ऑर्डर में तो कुछ लिखा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है मैंने ऑफेंस क्या किया। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे वो सारी चीजें मेंशन करना जरूरी होता है कि आप और जरूरत पड़ने पे आप ऑफेंडर को वो सारा समझा भी सकते हो, उसको पढ़ के सुनाते हो कि तुमने ये ऑफेंस किया है, ताकि वो बाद में ये क्लेम ना करे कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है। इसलिए उस ऑर्डर में सब कुछ मेंशन किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ओके, जी। और मैम इसकी एक जो होती है हम्म। रसीद, एक रसीद जो होती है वो उसको दी भी जाती है ना? दी जाती है कॉपी, जो ऑर्डर होता है ना वो जी। अगर ऑफेंडर कहे कि मुझे ये चाहिए तो उसको कॉपी प्रोवाइड की जाती है, उसका राइट है, ये उसका लीगल ठीक। राइट है। आप लोगों ने
फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे आप हवाला भी दे सकते हो। आई थिंक इट्स 19, पता नहीं कौन सा आर्टिकल है, मुझे अभी माइंड में नहीं है। तो उसमें भी है कि आपको फ्री ट्रायल का जो है वो राइट दिया जाता है। 25A है, ये 25 है। मैम तो फ्री उसमें ट्रायल भी तो जो है ना, 10 में है, आर्टिकल 10 में है फ्री ट्रायल तो। ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, 10 में वहां पे फ्री ट्रायल है कि आपको अपनी बात जो है वो पेश करने का, अपना पूरा पूरा दिफा करने का हक हासिल है। तो ये ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो जी ऑफेंडर के मैम। पास यहाँ पे भी वो राइट है। ठीक है। ठीक होगी। उसके बाद आ जाता है 113, 113। अब इसमें है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब देखो एलिगेशंस लग गई, शुरू से एक प्रोसीजर को रिलेट करो। एलिगेशंस लग गई, मैजिस्ट्रेट ने जो है एक ऑर्डर जारी कर दिया, मैजिस्ट्रेट ने उसको या तो कहा सिक्योरिटी दे दो, फिर उसने एक ऑर्डर जारी किया। अब दो सिचुएशन है, हो सकता है जिस पर्सन के खिलाफ एक ऑर्डर जारी हुआ है वो उसी वक्त कोर्ट में हो, और हो सकता है वो कोर्ट में ना हो, क्योंकि उसके खिलाफ तो एलिगेशंस लगी है ना, किसने आके कहा है कि ये बंदा ऐसा कर सकता है, तो आप इसको पकड़ें या आप इसके खिलाफ लीगल एक्शन लें। अब अगर वो पर्सन कोर्ट में है, ऑफेंडर उस टाइम कोर्ट में है, तो उस ऑफेंडर को वो सारा कुछ पढ़ के सुनाया जाएगा कि तुमने ये ऑफेंस किया है, ये सारा कुछ हुआ है, अब तुम पे ये जो है हम लोगों ने ये फाइन हुआ है, ये तुमने सिक्योरिटी देनी है, ये तुम्हें ये सजा, ऑल दैट उसको सारा कुछ बताया जाएगा और समझाया जाएगा। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि ऑफेंडर उस वक्त कोर्ट में नहीं है। समटाइम्स अक्सर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, किसी के खिलाफ एलिगेशन होते हैं, वो कहते हैं नोटिस आया है इनके घर, आया है इनके घर नोटिस, और कोर्ट से जो है ना बुलावा आया है। हम सुन रहे होते हैं अक्सर अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में, हम ऐसे केसेस देखते हैं। तो वो जो आता है ना, एक कहते हैं कि बुलावा है, उसको कहते हैं समन। वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे कि समन्स को जो है वो कैसे भेजा जाता है। वो है सेक्शन नंबर 114। 13 में तो बता दिया आपको, ऑफेंडर कोर्ट में था, आपने उसको सारा कुछ क्या किया बता दिया। अब अगला जो है 114, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि समन्स आर वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। अब उसके खिलाफ एलिगेशन है लेकिन वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है। अब जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, वो एक समन जारी करेगा। समन होता है बुलावा, वो एक बुलावा भेजेगा, उसपे वो सारा कुछ लिखेगा, उस पर्सन की डिटेल, उसने उसके खिलाफ जो एलिगेशन है ईच एंड एवरीथिंग वो लिखेगा। और वो जो है ना उस ऑफेंडर का जो भी एड्रेस है या जहाँ पे उसके होने की पॉसिबिलिटी है वहां पे वो डिलीवर करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने पूरा एक्ट पढ़ा है, वहां पे नोटिस होता है जो भेजा जाता है ऑफेंडर को, वो जी नोटिस किन तरीकों से भेजा जाता है, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं? मैम उसके बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले तो जैसे ये कि किया जाए जो हमने नोटिस। आपकी आवाज बहुत स्लो है, ये जो भी बच्चा है मुझे इसका नाम तो अब नहीं पता, लेकिन आपकी आवाज बहुत स्लो है। आप रिटर्न फॉर्म में जो है वो जो प्रोटेक्शन है वो रिटर्न फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। तो उसको तलवा देना जो है ना वो लाजमी होता है ना, क्योंकि जो भी नोटिस है ना उसके मतलब नॉलेज में होना चाहिए। अगर हमसे नोटिस भेजते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कहना है कि जो है ना वो बंदा हायर किया जाता है महकमे की तरफ से, तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो नोटिस है ना उसका कुछ जाया जाए। आप बता रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि आपकी आवाज ना बहुत अनक्लियर है, पता नहीं मुझे अनक्लियर है या सबकी तरफ ही नहीं ऐसे मुझे आ रही है। समझ आई। सबको अनक्लियर मैम है, मुझे भी नहीं आ रही। मैम इसमें हाँ ये होता तो है, सिंपल सा है कि हमने किसी भी तरीके से ना उस तक पहुंचाना है कि आपने ये ऑफेंस किया और आप पे ये वारंट है आपके कुछ लिए। स्पेसिफिक तरीके हैं ना, कितने तरीके हैं मैम एग्जैक्ट बताओ, उसमें कितने तरीके? सबसे पहले तो उसको बाय हैंड दिया मैम ये जाएगा। अब बाहर आ रही है, आपकी आवाज मैम आ रही है आवाज लेकिन मेरी आ रही है। बहुत डिस्टोर्शन है, बहुत डिस्टोर्शन है आपकी मैम आवाज। ये ना पुलिस में है पहले, इसीलिए इनको इतना पता है। दैट्स ग्रेट, तो आपके पास तो अच्छा मार्जिन है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इनकी बात ना मतलब मैम क्लियर होती ना तो काफी डिस्कशन में बहुत जो है इंटरेस्टिंग होनी थी डिस्कशन, लेकिन इनकी जी अनफॉर्चुनेटली आवाज क्लियर नहीं है। ऐसे ही है। तो ये एक बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन में। तो बिल्कुल। अब क्या कह सकते हैं। मैम अच्छा, आपके इसमें ना अभी 5 मैं चीजें। ना एक प्रक्रिया है ना ड्यूटी पे, तो हम्म। नहीं, आप आपकी ठीक है। आपकी आवाज ठीक नहीं है। आप इसको रिजॉल्व करें उसके बाद बोलें, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी पीरा में 5 तरीकों से वैसे भेजा जा सकता है, या तो वो अपने किसी एम्प्लॉय को भेजते हैं, ठीक है, या तो फिर जो है वो क्या कहते हैं एम्प्लॉय जाके वहां पे दे आए, या तो वो टीसीएस करवा देते हैं, या फिर पब्लिक में ऐलानात वगैरह करवाए जाते हैं, मतलब उसके जाके जो है ना वो पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी जाए, कोई जैसे पब्लिक एज अ होल अगर इन्वॉल्व हो तो वो कहते हैं वहां जाके ना ऐलान करवा के आ जाए। और या तो फिर ये भी हो सकता है कि वो बंदा उस जगह पे नहीं है तो वहां पे जाके ना वो चिस्पा वगैरह कर देते हैं, उसका जो भी होता है नोटिस वगैरह जो होता है।
उसके अलावा ये भी होता है कि आपके जो उर्दू नेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें भी आप जो है ना वो इश्तिहार लगवा देते हो कि फलां बंदा जो है उसको नोटिस है, उसको बुलावा है, इस तरह। ये तो होता है पीरा में। अब यहाँ पे समझ जो है वो कैसे भेजे जाते हैं, यहाँ पे भी जो है ना अब जो मजिस्ट्रेट है उसको इत्तला मिल गई। अब उसने क्या करना है, उस पर्सन को बुलाना है जिसके खिलाफ एलिगेशन है, वो एक समन जारी करेगा और वो उसकी तरफ भेजेगा। अब वो पर्सन, दो सिचुएशन है कि वो पर्सन या तो आ जाएगा बुलाने पे, फलां डेट को तुम्हें आना है, ठीक है, फलां टाइम पे। अब वो आ जाता है तो उसको सुना जाएगा, वो एलिगेशंस भी देखी जाएंगी। अब जो है फिर फर्दर प्रोसीडिंग आगे वाले आर्टिकल्स में होगी। अच्छा, उसको सुन लिया या फिर ये है कि वो पर्सन कह के भाई मैंने नहीं पेश आना, वो आए ही ना, उसको बुलाया जाए और वो ना आए। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उसकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर सकता है। वो उसको कहेगा अपनी फोर्स को या पुलिस को, जिसको भी कहेगा कि तुम लोग जाके इसको गिरफ्तार करके ले आओ। अब वो गिरफ्तार करके यानी बाय फोर्स उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर कोर्ट, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसको बाय फोर्स आके जो है ना वो पेश किया जाएगा, क्योंकि खुद से तो वो आ नहीं रहा ना। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस हैं। उसके बाद क्या है 116, इसमें क्या है, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बंदा पर्सनल अटेंड हो गया, वो आ गया वहां पे। अब जो है ना उसने जो है अपने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं कि सर ये मुझ पे एलिगेशंस हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे से ये कोई खतरा नहीं हो सकता। उससे फिर ना वो सेटिस्फाई हो गया, मजिस्ट्रेट उसके आर्गुमेंट से सेटिस्फाई हो गया, उसको कोई पॉसिबल ग्राउंड नहीं मिला उस पर कार्रवाई करने का, तो वो उसको रिलीज कर देगा, उसको जाने देगा, उस पर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि ऑफेंडर को भी सुनना यहाँ पे जरूरी है ना, क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है। तो वो अगर कोई उस पर एलिगेशन प्रूव नहीं हुए तो जी वो कहेगा कि ठीक है आप जाएं, उस पर फर्दर कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद क्या है 117, इसमें है इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो ये था ना कि उस पर एलिगेशन नहीं साबित हो, दूसरा ये भी हो सकता है कि उस पर एलिगेशन साबित हो जाए, उसको लगे मजिस्ट्रेट को कि भाई इस पे कार्रवाई बनती है, और वो उस पर कार्रवाई का वो करे, और वहां पे ऑफेंडर जो है वो रिक्वेस्ट करे कि सर आप मतलब इस पे इंक्वायरी बिठाएं, मेरे खिलाफ ये एलिगेशन से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप इस पे ना इंक्वायरी करवा दें। जैसे इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है और सारा एक प्रोसीजर होता है। तो इस केस में जो मजिस्ट्रेट है वो फिर इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगा। अब उस इंक्वायरी में हो सकता है एलिगेशन सही साबित हो या गलत साबित हो, अगेन वही प्रोसीजर होगा। सही साबित हो गई तो जाहिर है उसको जो मजिस्ट्रेट सजा देगा वो देगा, और अगर साबित नहीं हुई तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये है 117। उसके बाद हम आ जाते हैं 118 पे, 118। इसमें क्या होता है, ऑर्डर टू अच्छा इसमें है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। ठीक है, अब वो पर्सन जो ऑफेंडर था उस पर वो एलिगेशन साबित हो गए हैं। अब उसको ऑर्डर किया जाएगा कि भाई तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, अब तुमने बॉन्ड्स जमा करवाने हैं, या अच्छा ये भी होता है कि किसी पर्सन की भी जमानत दी जाती है यहाँ पे, या तो होता है कि आप बॉन्ड्स वगैरह कराते हो, आप एज अ श्योरिटी जो है कोई गारंटियर भी दे सकते हैं। अब उसको कहा जाएगा कि भाई अब तुमने जो है ना वो क्या करना है, सिक्योरिटी जो है वो देनी है, क्योंकि तुम पे ये चीज जो है वो क्या हो गई है, साबित हो गई है। उसके बाद आगे क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 120। अच्छा यहाँ पे 119 में आप लोगों ने ये भी माइंड में रखना है कि 3 साल को माइंड में रखना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सिर्फ 3 साल तक बॉन्ड्स ले सकता है, 3 साल तक की जो सजा है वो दे सकता है, इसकी पावर ही इतनी है। तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 साल ही इसकी लिमिट है। उसके बाद रिन्यू हो सकती है अलबत्ता, कि आपने सिक्योरिटी बॉन्ड लिए फिर भी आपसे खदशा है तो फिर आपकी बॉन्ड जो है वो रिन्यू हो जाएगी, दोबारा नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो 3 साल से आगे ऐसा नहीं होगा, 4 साल 5 साल के लिए आप उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद है 119। उसमें क्या है कि जिस पर्सन के खिलाफ एलिगेशंस थी, अगर वो बेकसूर है तो रिलीज कर दिया गया, बेकसूर नहीं है तो उससे बॉन्ड्स ले दिए गए। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर हो गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास 120। इसमें यह है कि अब बॉन्ड्स तो जो है उसने जमा करवा दिए, लेट्स सपोज उसने सिक्योरिटी दे दी। अब उस सिक्योरिटी का जो इतलाक है वो कब से होगा, वो सिक्योरिटी नाफिज कब से होगी। लेट्स सपोज एक पर्सन ने जो है ना आज वो पेश हुआ और उसको अदालत ने कहा कि भाई तुम जो है ना ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स हो, उसने आज ही जमा करवा दिया। अब जब उसने जमा करवा दिया तो उसी दिन से जो है ना उसका इतलाक हो जाएगा, यानी अगर उसने 3 साल के लिए वो सिक्योरिटी दी है तो उसी दिन से उसका वो कंसिडर होगा फर्स्ट डे, और 3 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो सिचुएशंस है ना आगे कि वो जमा करवाता है या नहीं करवाता, अब यहाँ पे है कि वो जमा अगर करवाता है तो उसकी कमेंसमेंट उसी वक्त शुरू हो जाएगी जब उसने वो बॉन्ड जो है वो सबमिट किया है या बॉन्ड जो है वो जमा करवाया है। लेकिन अगर वो उस वक्त नहीं जमा करवाता, और क्योंकि हमने देखा कि वो बॉन्ड नहीं जमा करवाएगा तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ना 2-3 चीजों का डिफरेंस समझ लो, उसके बाद हम आगे जाते हैं। एक वर्ड होता है आप लोगों के पास डिटेन करना,
और एक जो होता है आपके पास वर्ड हम अक्सर जो है वो सुनते हैं, अरेस्ट, या फिर हम कहते हैं कि फलां पर्सन को जो है ना वो अप्रीहेंड कर दिया गया है। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग्स। अच्छा, अब ये डिटेन करना जो होता है ना, इसमें होता है कि आप थोड़े से टाइम के लिए आपने किसी को पकड़ा, आपने जो है वो इंक्वायरी वगैरह की, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने नहीं उसको रखना, आपने उसको थोड़े से टाइम के लिए पकड़ा, आपने उससे इन्वेस्टिगेट किया या इंक्वायरी जो भी चीजें थी आपने उससे ली, फिर या तो आपने उसको रिलीज किया या फर्दर जो भी आपकी प्रोसीडिंग थी वो आपने की। अरेस्ट में ये होता है कि आपने एक लंबे अरसे के लिए उसको गिरफ्तार कर दिया, अप्रीहेंड कर दिया, यानी आपने उसको अपनी तहवील में ले लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया। ये थोड़ा एक लॉन्ग ड्यूरेशन होती है जिसमें आप प्रॉपर आपको जो है ना वो कन्विक्ट कर दिया जाता है, और फिर आप मतलब अरेस्ट हुए हो, फिर उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग है इसमें लंबा एक अरसा होता है। और जो ये डिटेन है उसमें आपको थोड़े टाइम के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फॉर द सेक ऑफ इंक्वायरी जो है वो क्या किया जाता है, होता है ये भी अरेस्ट है, लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है वो होता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि वो किसी का कत्ल हुआ है, लेट्स सपोज, तो वो मेन ऑफेंडर वो तो पकड़ा गया, अब वो जिस चीज सहूलत का नाम लेता है ना, या नाम नहीं भी लेता, जिस चीज पे शक होता है, कभी किसी की मोबाइल जो उसकी रिकॉर्डिंग्स निकलवाई जाए, वो कोई कॉल गई हुई है अभी, फिर वो उन पर्सन को बुला बुला के क्या करते हैं, पूछताछ कर रहे होते हैं। अब वहां पे कोई बंदा अगर खुद से नहीं जाता तो उसको फिर डिटेन किया जाता है फोर्सफुली, उसको लेके जाते हैं कि भाई इस तरह की सिचुएशन है तो तुम्हें अब जवाब तो देना पड़ेगा, इंक्वायरी तो होगी, तो उसको कहते हैं डिटेन करना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं 121, 121। इसमें क्या होता है कि कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, क्या बॉन्ड उसने सबमिट करा दिया, उस बॉन्ड में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, उसके अंदर क्या क्या जो कंटेंट है वो उसके अंदर मेंशन होगा। इसमें एक तो टाइम मेंशन होता है कि अच्छा आपने ये बॉन्ड जो है वो कितने टाइम के लिए जो है वो जमा करवाया है, 3 साल के लिए या 1 साल के लिए। मोस्टली हम देख रहे हैं ना कि या तो 3 साल के लिए हो रहा है या तो 1 साल के लिए हो रहा होता है। और उसकी जो है कंडीशंस भी आप बता रहे हैं कि अगर आपने इस ड्यूरेशन के दौरान, लेट्स सपोज 3 साल का आपने बॉन्ड जमा करवाया, इस ड्यूरेशन के दौरान आपने कोई जुर्म कमिट कर लिया जिससे हमें आपको आपसे खतरा है, तो आपको जो है आपकी एक तो वो बॉन्ड्स भी हुकूमत जब्त कर लेगी और आपको जो है वो इन प्रिजन कर दिया जाएगा, आपको कैद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है कंडीशंस जो इस कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड में मेंशन होती हैं। उसके बाद आ जाता है 122, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। अब ये क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि जो भी है ना, इसमें हम लोग श्योरिटीज का मैंने आपको बताया और सिक्योरिटीज का जो है वो मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन भी जो है वो एक गारंटियर बन सकता है, लेकिन जिस बंदे की उसने गारंटी दी ऑफेंडर ने, वो बंदा खुद ही डिफॉल्टर है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, और वो तो बंदा खुद भी ऐसा ही है कि पूरा सूरा है। ठीक है, तो इस केस में आपकी वो श्योरिटी रिजेक्ट हो जाएगी, आप फिर ऐसे बंदे को एज अ वो नहीं कर सकते, एज अ गारंटियर नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आपकी जो श्योरिटीज हैं वो रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट कौन करेगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट लेवल। उसके बाद है 123, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब वही है कि आपने अगर नहीं सिक्योरिटी दी, नहीं वो की, तो फिर जाहिर सी बात है आपको कैद ही होनी है, आपको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, और इसके ऑर्डर भी वही देगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 124, पावर टू रिलीज पर्सन इन प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी एक चीज देखनी है कि जो ये ऑफेंडर है ना, जिसको ये हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गई है या उसको फाइन हो गया, अब ना इसके पास ये भी है एक चीज कि ये ना उसमें सेशन कोर्ट में ना अपील कर सकता है। अब इसने हायर कोर्ट्स में जब अपील की और हायर कोर्ट्स को ये लगा कि हाँ भाई ये पर्सन तो ठीक कह रहा है, इसके साथ तो ये गलत हुआ है, या लीगल जो ग्राउंड से या इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई, कहीं पे कोई ना लैक है, कोई कमी है जहाँ पे कुछ मसला हुआ है, तो इस पर्सन के खिलाफ जो एलिगेशन हैं वो ठीक से मतलब ठीक नहीं है, तो वहां पे जो है हायर जो कोर्ट्स हैं वो इसको ना इसकी इम्प्रिजनमेंट को खत्म कर सकती हैं, और वो इसके बॉन्ड्स को भी इसको वापस कर सकती है। मतलब उनके पास पावर है कि जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है वो उसको रिवर्स कर सकती हैं, वो उसको कम कर सकती हैं। लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट ने उसको 6 महीने की कोई सजा दी है और उस पर्सन ने अपील कर दिया, अब अगर उस हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो ऑफेंस था ये इतनी हाई नेचर का नहीं था कि इसकी 6 महीने सजा दी जाए, तो वो सजा को कम भी कर सकती है जो हायर कोर्ट है जिसमें अपील की गई है। उसके बाद है 125, पावर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कंसील एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या आ जाता है 125 में ये आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी जो है ना ये जो बॉन्ड है उसको कैंसिल कर सकता है, क्योंकि हमने देखा कि मजिस्ट्रेट के ऊपर सेशन कोर्ट थी, उसके ऊपर क्या थे, डिस्ट्रिक्ट थे ना, और डिस्ट्रिक्ट में हमने कहा था डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो टर्म यूज हो सकती है। अब जो मजिस्ट्रेट है क्योंकि वो नीचे वाले लेवल पे है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे है, तो वहां पे भी अगर होती है अपील तो वहां पे भी उनके पास भी ये जो है वो अथॉरिटी है कि वो इस बॉन्ड को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, यानी इस ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं अगर उनको स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं मिलते, उनको कहीं पे भी लगता है कि ये सही नहीं हुआ।
उसके बाद आ जाते हैं 126 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। अब इसमें ये होता है कि एक पर्सन जिसने श्योरिटी दी थी, लेट्स सपोज मैंने कोई जुर्म किया, मेरे किसी दोस्त ने मेरी श्योरिटी जाके ले ली कि इसने आगे से ऐसा कुछ किया ना, या इससे जो खतरा है अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसकी श्योरिटी लेता हूँ, आप मुझे आगे पकड़ लेंगे। लेकिन बीच में मेरे दोस्त को ये फील हुआ या मेरी दोस्त को ये फील हुआ कि ये जो बंदी है ना, इसकी ना मुझे हरकतें ठीक नहीं लग रही, ये ना करीब करीब है कि ये कोई ऑफेंस कमिट कर लेगी। अब मैं जाऊंगा मजिस्ट्रेट के पास, जो मेरी दोस्त है वो जाएगी और वो कहेगी कि सर मुझे इस पर्सन पे जो है अब रिलायबिलिटी नहीं है, ये मतलब क्रेडिबल नहीं रहा, तो मैं अपनी श्योरिटी वापस लेती हूँ या वापस लेता हूँ। तो वो अपनी वहां से जाके श्योरिटी वापस ले सकता है, ठीक है। और उस पर्सन पे ऑफेंड जो कर सकता था उस पर दोबारा से कार्रवाई होगी, वो श्योरिटी उसकी खत्म हो जाएगी जो वहां पे गारंटियर बन के गया था। तो ये था 126। उसके बाद जो है ना 126A भी इसमें एक इसका सब पार्ट है। उसमें ये है कि सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। अब ये ना कुछ होते हैं पब्लिक रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, जो पब्लिक से डायरेक्टली लिंक होते हैं। जैसे आप लोगों ने पीरा एक्ट में भी पढ़ा होगा कि पब्लिक प्लेसेस पे आप वहां पे जाके कोई ऑफेंस नहीं कर सकते, जैसे पार्क्स हैं, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो वहां पे भी आपने जाके कोई हरकत की तो आप कानून की गिरफ्त में आएंगे। तो इस तरह के जो पब्लिक मैटर्स होते हैं ना, जिसमें पब्लिक की सेफ्टी जो है वो एक डायरेक्ट कंसर्न होता है, तो वहां पे जो बॉन्ड्स लिए जाते हैं ना, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ऊपर हमने सारी डेट्स पढ़ी है ना, 3 साल 1 साल 3 साल 1 साल, एक लिमिट थी बॉन्ड्स की। लेकिन इसमें होता है कि वो उन बॉन्ड्स की कोई एक्सपायरी लिमिट नहीं होती, क्योंकि वो पब्लिक सेफ्टी से कंसर्न है और पब्लिक सेफ्टी हमेशा ही जो है अथॉरिटीज का कंसर्न रहता है, तो उसमें कोई उसकी एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन करते। ठीक है, तो ये सारा कुछ था हमारे पास चैप्टर नंबर 8 CRPC का, जिसको हमने डिस्कस किया, और इसको मैं ब्रीफ से समराइज करूंगी विद इन 2 मिनट्स। उसके बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो वो लेंगे, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। बेसिकली हमने देखा क्या, मजिस्ट्रेट की पावर्स देखी, ठीक है। उससे पहले हमने क्या देखा कि हमने ऑफेंस को जो है वो क्या करना है, प्रिवेंट करना है। वो चैप्टर का मेन एजेंडा ये था। और सिक्योरिटी बॉन्ड्स था इस चैप्टर में बेसिकली कि आप पीस कीपिंग के लिए आप जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स लेते हो ताकि पीस जो है वो मेंटेन रहे, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कब कब आप लेते हो, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसका एंड कैसे होता है। सारी पावर्स किसके पास, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। उसको इतला मिली कि कोई ऑफेंस हुआ है जिसपे हो सकता है, सॉरी पहले तो कन्विक्शन थी ना, कि कन्विक्शन पे उसने जो है ऑर्डर जारी किया, उसने बॉन्ड साइन करवाया, फिर उसको इतला मिली कि भाई कोई ऑफेंस हो सकता है, फिर उस पे उसने उस पर्सन को बुलाया, फिर वो सारी प्रोसीडिंग हुई, दोनों तरफ से सुना गया, फिर अगर उस पर साबित हो गया तो फिर उसको कहा गया कि भाई आप बॉन्ड जमा करवाएं, फिर उसने बॉन्ड जमा करवाए। फिर अगर उसने मेंटेन रखा अपना गुड बिहेवियर तो उसको वापस कर दिए गए आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर नहीं उसने किया तो फिर उसके वो जब्त कर लिया गया, उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, उसको डिटेन किया गया। तो ये सारी चीजें जो है हमने देखी, और हमने ये भी देखा कि उस ऑफेंडर के पास ये भी राइट्स था कि वो हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकता था, और हायर कोर्ट को अगर लगा कि हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ है तो वो उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकती हैं, या उसको लेस कर सकती हैं, या उसमें थोड़ी बहुत उसको कंपनसेशन दे सकती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जो है हमने इस सारे को क्या किया, एक प्रोसीजर के तौर पे एक डिस्कस किया, पावर्स देखी, और मोस्ट ऑफ द पावर्स हमने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की ही देखी। ये सारा कुछ वही कर सकता है, बॉन्ड्स देखिए और ये सारा कुछ। अभी इसका जो डायरेक्ट पीरा के साथ एक्ट वही है कि हेयरिंग ऑफिसर जो है वो भी जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो है वो ले सकता है ऑफेंडर में। उस पर भी मोर और लेस इसी तरह प्रोसीजर होता है कि वो दोनों साइड्स को सुनता है, फिर उसको अगर लगता है कि हाँ लेनी चाहिए फॉर पीस कीपिंग, तो वो भी जो है ना वो वहां से ऑफेंडर से जो है वो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज जो है वो लेता है, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट लेता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर यहाँ तक इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ समझ नहीं आई, तो वो पूछ ले, क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। तो उसके बाद जो है मैं इसको जरा एंड करूंगी। मैम मेरे ना 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये जो जी जी कुछ एब्सोल्यूट ऑर्डर, ये एब्सोल्यूट ऑर्डर होता है, इसमें इसकी क्या मतलब के पावर है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ऑर्डर ऑर्डर हो की गया, हाँ जी, तो इसमें क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है? पक्का हो जाता है ना। देखें, ईपीओ हो गया, हाँ ठीक है। जी। ईपीओ भी एक ऑर्डर है जो आपने इमरजेंसी की सिचुएशन में एक ऑर्डर आपने जारी कर दिया। अब मैम उसकी जो इसका फर्दरेंस इसका होती है ना, एब्रीविएशन क्या है? इसका एब्रीविएशन है इमरजेंसी प्रोटेक्शन है या प्रोविजन है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, रोकना, रोकना। प्रोहिबिट करना, ओके ओके बिल्कुल ठीक है ठीक है। जी। अब उसकी जो फर्दर देखिए ना, एक चीज है। अब ना मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर वो ऑर्डर्स की टाइप्स बताने बैठूंगी तो काफी शायद नहीं इतना मैम, लेंथ एक भी हो ही जाए। बात बता देखिए दो। ना, ठीक है, इसमें ये होता है कि आपने एक ऑर्डर ईपीओ जारी कर दिया, अब उसकी फर्दर जो प्रोसीडिंग होनी है ना, उसकी फर्दरेंस में, यानी आगे जो होना है ना, वो फिर आगे काम चलेगा। ईपीओ पे या तो अमल हो गया, अगर उस पर अमल नहीं हुआ, ठीक है, हम्म अमल भी नहीं हुआ और ऑफेंडर हेयरिंग ऑफिसर के पास चला गया जो कि एक हायर अथॉरिटी है,
उसने हेयरिंग ऑफिसर को अपील की, हेयरिंग ऑफिसर ने कहा कि भाई उसको सुना। फिर हम्म जो ऑफेंडर, ये हो सकता है ना वो ऑफेंडर को कह दे कि तुम ठीक हो, ठीक है, तुम पे ये फाइन हम्म खत्म हुआ, सब कुछ खत्म, ठीक है। सही। या फिर वो उसको ये कह सकता है कि भाई तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना ठीक हुआ है। अब वो ईपीओ को हम्म, कन्वर्ट कर देगा एब्सोल्यूट ऑर्डर में कि भाई इसको जैसे भी सही। करो इस पे अमल होना है। ये अब ठीक एब्सोल्यूट हो है। गया, ठीक है। एब्सोल्यूट का ठीक। मीनिंग देखिए ना, एक चीज बिल्कुल मतलब हो हम्म गई है, बिल्कुल एक जो है ना रिजिड हो गई है, हम्म, ठीक है। आप ठीक इस हो तरह गया। समझें, ईपीओ में थोड़ी बहुत मार्जिन था ना कि अपील हम्म हो सकती थी, लेकिन जी एब्सोल्यूट ऑर्डर तो एब्सोल्यूट है, बस उस पे अमल ही होना है, अब और कुछ नहीं हो सकता, ठीक हो गया। ठीक है। उस पे अमल और होगा। अब हम्म उसमें भी आगे सिचुएशन है, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि मैम ने ये बात की थी। उसमें भी है कि हम्म आगे हेयरिंग ऑफिसर ने भी जो है ना एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी कर दिया, ठीक है। उसने हम्म कहा कि अब ठीक है इस पे ना अमल ही अमल होगा। अब वहां पे जो है ना हम्म वो ऑफेंडर कहते हैं नहीं, उसको नहीं समझ आती, वो कहता है कि नहीं भाई मेरे साथ तो यहाँ पे भी गलत हुआ है, ठीक हम्म है। फिर वो जाएगा जो डिवीजन लेवल पे होगा ना जो भी ऑफिसर, उसके पास जाएगा, हम्म, ठीक है। ठीक वो हो गया। कमिश्नर होता है, आप लोगों ने वो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ वो जी। फिर वहां पे जाके अपील करेगा। वो कहेगा कि ये तो हेयरिंग ऑफिसर ने भी मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ तो ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब उस ठीक एब्सोल्यूट है। ऑर्डर के खिलाफ भी उसने जाके अपील की, ठीक है। अब ठीक वहां है। पे वो जाएगा उसके पास, कमिश्नर के पास। अब वो कमिश्नर पे है, वो फिर सारी इंक्वायरी करेगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा इसके साथ सही हुआ है कि गलत हुआ है। उसने भी फिर ऑर्डर दे दिया, वो ऑफेंडर के अगेंस्ट था। ऑफेंडर कहता है ठीक। कि भाई नहीं, मुझे तो यहाँ से भी सुकून नहीं आया ना, ये भी हाँ गलत सही। हुआ है, ठीक हो गया। ठीक है। वो कहते हैं ये भी गलत हुआ है। फिर वो हम्म जाएगा कोर्ट्स के अंदर, फिर वो जाके कोर्ट सही। में अपील करेगा, और कोर्ट विद इन 90 डेज उसके जो है ना वो फैसला सुनाएगी, ठीक ठीक है। हो तो गया। उतनी ये देर सारी हायरार्की मैम है, जैसे कोर्ट्स में एक होता है मैम वैसे ही ये वहां पे भी होता है। जी जी। और मैम एक और है उतनी देर मैम। तक वो जो जुर्म होगा जो उसने ऑफेंस किया होगा उसे वो यानी कि हम्म इंक्रोचमेंट अगर किसी ने की है तो वो जो हम्म ईपी एब्सोल्यूट ऑर्डर में चेंज हो गया है तो वो आगे अपील हम्म कर देता है तो वो हम्म। इंक्रोचमेंट वो खत्म नहीं करेंगे। देखिए वो तो होगी, लेकिन लेट्स सपोज उस पे कोई फाइन वगैरह हुआ है, ठीक है। उसकी हम्म उसकी जो जमीन थी, जायदाद थी, आर्टिकल्स थे, गुड्स थे, उसको जो है वो क्या कर दिया, कॉन्फिस्टिकेटेड कर दिया गया, ठीक है। उसको जब्त कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने नीलामी करके, क्योंकि इन्क्रोचमेंट अगर बाय फोर्स उसने हटा दी ईओ ने, ठीक है, तो उस पे कॉस्ट भी तो आई है ना। आप लोगों ने इन्फोर्समेंट कॉस्ट पढ़ी होगी, तो वो कॉस्ट तो रिकवर होनी है ना उस ऑफेंडर से। अब उस पे फाइन लगा या उसकी कोई ऐसी नीलामी वगैरह कर दी या कोई चीजें उसकी जब्त कर दी, तो वो उनके खिलाफ भी जा सकता है। तो अगर वो सही साबित होता है ऑफेंडर, तो वहां उन अपील्स में ये होगा कि उसकी वो रिकवरी की जाएगी उन सारी चीजों की जो उसका लॉस हुआ है, इतना ही होगा। सवाल ये था कि हम्म अगर ईपीओ हम्म जारी हो गया इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कर हम्म दिया है ठीक है जो हम्म ऑफेंडर है जो जिसने ऑफेंस किया है वो चला जाता है हम्म हेयरिंग ऑफिसर के पास तो हेयरिंग हम्म ऑफिसर एब्सोल्यूट ऑर्डर में चेंज कर देता है ठीक है हम्म तो अब वो बंदा हम्म आगे के लिए आगे चला जाता है जिसके भी हम्म ऑथोराइज के पास नहीं जिसके पास भी चला जाता है लेकिन जब एक हम्म ऑर्डर एब्सोल्यूट हो चुका है तो ईओ क्या हम्म। एब्सोल्यूट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाके उसकी जो इंक्रोचमेंट उसे खत्म नहीं करेगा या वो वेट तो करेगा करेगा ना उसको, कि वो जो तो करेगा ना, लेकिन फिर भी आप देखिए ना, आप मेरी बात सुने। ऐसे ऐसे भी होता है ना, कोई पर्सन कन्विक्टेड हो जाता है, उसको सजा हो जाती है, वो जेल में भी चला जाता है, उसके बाद अपीलें हो रही होती हैं। काम तो एक हो गया ना, उसने एब्सोल्यूट ऑर्डर कर दिया जा रही, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद भी अगर उसको लगता है गलत है, तो वो फिर आगे जाएगा, लेकिन वो इंक्रोचमेंट तो जाहिर है एब्सोल्यूट ऑर्डर बन गया, उस पर तो अमल होगा। लेकिन फर्दर इंक्रोचमेंट वो अगर कि वो वो रिमूव हो उसने अपना जाती है जारी रखना है। तो हम्म। बाद में पता चलता है अपील में कि वो गलत हुई है तो फिर हाँ, तो वो उसको अथॉरिटी जिम्मेदार है ना, वो हेयरिंग ऑफिसर की फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस लॉस को रिकवर करवाएगा, ठीक हो गया। ठीक है। समझ आई इस बात की? जी मैम समझ आ मजीद आप लोग ना इसको जाके, ये जो है ना इसका पता नहीं कौन इधर सा सेक्शन है, मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन उस सेक्शन को आप लोग दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। ठीक हो गया। जी मैम हाँ, एक उसको बात दोबारा और, पढ़िए। जितने भी पूछें। देखिए एक बंदा होता है ना जिसने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया होता, उसको भी हम्म पकड़ते हैं। मैम उसकी हम्म। भी यही सजा है कि उसको भी 24 घंटों के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 24 घंटे उसके लिए भी होते हैं। है चौबीस आपके पास चौबीस ये? घंटे ही, 24 घंटे उस सिचुएशन में है जब आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है जाके, ठीक है। हाँ लेट्स जी। सपोज, किसी गाड़ी को आपने सर्च मैम किया, लैंड उसमें आपको मैम वेपन्स मिले। मैम जी। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं उसी को ही आंसर कर रही हूँ। आप कह रही हैं कि कोई भी ऑफेंस होगा तो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी होगा, यही क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि लैंड रेवेन्यू कोई बंदा नहीं ना देता तो उसको भी तो अरेस्ट करना हम्म होता है ना, तो उसको भी 24 घंटे हाँ। के लिए अरेस्ट है। अरेस्ट जब भी करेंगे, जिसको भी करेंगे, 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ये लाजमी है। ठीक हो गया, फिर ठीक है।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं मैम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने इट्स माय पढ़ाया है। प्लेजर, मैम मेरा एक क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। जी जी पूछिए। नहीं, जी अगर हम किसी की छोटी देते हैं, हम चल वगैरह देते हैं, मैंने किसी बंदे का 50,000 मुचल का दिया है, ठीक है, तो सॉरी, रिपीट कीजिएगा, अ, रिपीट कीजिएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी अब बोले, अब आ रही है, बोले। मैम अगर फर्ज में मैं किसी बंदे की छोटी दे, फर्ज में मैं ना 50,000 का मुचलका दे देता हूँ एक बंदा किसी जुर्म में, ठीक हम्म है, तो मैंने हम्म उसका मुचलका दे दिया, वो बंदे की मौत हो गई है, ठीक है, कि वो मैं उसका 50,000 मुचलका। हम्म आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी मैम सबको आई आवाज थिंक इनकी वो क्लियर है? ये कह रहे थे कि शायद ये जो 50,000 का नहीं मसला मैडम, दूंगा नहीं आ रही। वो पैसों की सूरत में दूंगा, आई थिंक सो वो ये कह रहे थे, या किसी लैंड वो की सूरत में या किसी प्रॉपर्टी की वो सूरत मैंने, में। ये चीज मैंने पहले भी इनका ये क्वेश्चन एड्रेस किया था, शायद इनको आवाज नहीं गई इनकी तरफ से, शायद नेटवर्क इशू है। वो पैसे भी हो सकते हैं, वो आप लैंड की सूरत में भी अपनी प्रॉपर्टी, जैसे हम गिरवी जाके रखवाते हैं ना, कुछ पैसे ले लेते हैं, हम्म, तो उसी तरह आप अपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी रखवा सकते हो, किसी पर्सन को एज अ गारंटी आप दे सकते हो, डायरेक्ट पैसे भी दे सकते हो। तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास, वो अगर जिसमें कोई उनका क्वेश्चन कन्वीनियंट ये होगा, ऑफेंडर जिसमें कन्वीनियंट होगा उसमें वो था। उस हाँ चीज को यूज कर बिल्कुल, सकते। ऐसे ही है। आप लोगों ने पीरा आवाज आ एक्ट में रही भी है? यही पढ़ा ना? हाँ जी अब आ रही है, बोले। मैम मैंने पूछा है, अगर मैं किसी बंदे की छोटी देता हूँ, ठीक है, तो हम्म मैं उसका हम्म मुचलका देता हूँ, कितने भी पैसे हों, ठीक है, देता हूँ, तो वो जो हम्म पैसे होंगे हम्म वो मैं बाई हैंड कहीं जमा करवाऊंगा, या बस एज अ मतलब कि छोटी दूंगा, कल को अगर वो जुर्म करता है तो फिर मुझे पे करने पड़ेंगे, ये काइंडली थोड़ा सा। अच्छा, देखिए एक चीज है बॉन्ड, ठीक है, और एक चीज है कि आपने किसी की गारंटी, किसी ने आपकी गारंटी दी है, ठीक है, दो डिफरेंट चीजें हैं। अब देखें, अगर आप वो बॉन्ड जो है वो सबमिट हुआ है, बॉन्ड अगर आपने नहीं, जमा करवाना है, वो हो सकता है अगर आप मैंने अपने पैसे, बॉन्ड की सूरत में, वो बॉन्ड की बॉन्ड सूरत में में मेंशन आप होता है पैसे दे ऊपर पैसे आपने कि उधर कितने ही, पैसे। आपकी जो कोर्ट में वो होते हैं, आप अक्सर देख भी रहे होते हैं, वो आपको एक बताते हैं कि इस टाइम तक आपने ये मछली के जमा करवाने हैं, और आपको उधर ही कोर्ट में ही जमा करवाने हैं। बाय हैंड भी आप दे सकते हो। उसके अलावा अगर वो जैसे प्रॉपर्टी का, और अभी मैं इनको बता रही थी कि किसी और ने वो की है, तो उस सिचुएशन में भी वो आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, जिसमें वो जैसे आप लीज पे कोई चीज देते हो, या आप कहीं पे कोई चीज गिरवी रखवाते हो, तो वहां पे भी तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, कि ऑनर आप इस चीज के आप हो, लेकिन आप सिर्फ इसको एज अ गारंटी दे रहे हैं। आप उनसे पैसे ले लेते हो, सोना वगैरह जब गिरवी रखवाते हैं अक्सर लोग, उसमें भी तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। समझ आई है बात? पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, बाई हैंड ही देंगे ना, पैसे अगर दे रहे हैं तो, और कैसे देंगे? आपकी आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन है, अगर आपको अभी भी आंसर नहीं मिला तो आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं सकी, तो आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है, मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगी। और किसी बच्चे का कोई सवाल? नहीं मैम, बहुत पढ़ा लिया हमने, आपको बहुत तंग किया। नहीं थैंक यू सो नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, ये मच। बिल्कुल कंप्लीटली अगर हम रेलिवेंट रहते तो हमारा पूरा जो है सीआरपीसी हो जाना था, लेकिन जी जी। क्योंकि चीजें जो हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, और मेरा पर्पस यही होता है कि सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, आप समझाना होता है, कि आप उसको रेलिवेंट जो है वो, उसको रेलिवेंसी को जो है वो देख सको कि अप्लाई बिल्कुल। कैसे होना है, क्योंकि पढ़ने को तो आप खुद बैठ के रीड कर सकते हो, वो तो कोई बड़ा काम नहीं है जी ना। तो वैसे भी क्लास बहुत जो है वो लेंथी हो गई है, इसके बाद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप, ग्रुप में मेरा नंबर है केमिस्ट के नाम से, ठीक है, तो जी ठीक आपने जो है मुझे इनबॉक्स कर देना है, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। है। ओके मैम जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।